नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इंडियन जियो भारत के भूगोल को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं और भारत के भूगोल के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, आप इसको हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मान सकते हैं क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है। इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार को पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातों का आप लोग यहाँ पर ख्याल रखिए। देखिए, अभी हमारी जो क्लासेस हैं ये प्रीलिम्स या वनडे एग्जाम को टारगेट करके आ रही हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि सर क्लासेस अभी लाइव क्यों नहीं आ रही हैं। हम बहुत जल्दी लाइव क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। आप अपना सपोर्ट यहाँ पे हम लोगों के लिए बनाए रखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आज की आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत का पठार, पेनिनसुला प्लेट्यू पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इस पे हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे वो चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि हम लोग इसमें आगे कैसे बढ़ने वाले हैं। आपका जो पूरी कहानी है, ये कहानी कैसे कवर होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यार यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं, PYQ आते हैं, ये किस तरीके से, कुछ 2-3 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सवाल किस तरीके के बन रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ में फिर हम देखेंगे सामान्य परिचय। सेकंड, हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा इसका रहेगा वो रहेगा सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। इसके बाद फिर हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं को लेकर कि ये हमारा जो प्लेट्यू है इसकी विशेषताएं क्या है, विशेषताएं या आप कह सकते हैं कि फीचर्स। ठीक है, फीचर्स। और फीचर्स के बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। इसका जो वर्गीकरण है ये आपसे देखेंगे, क्लासिफिकेशन। आफ्टर दैट जो इम्पोर्टेंस है इसकी, इस इम्पोर्टेंस को देखेंगे कि भाई इसका महत्व क्या है। और फिर इससे रिलेटेड जो अदर फैक्ट होंगे, इन फैक्ट्स पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इन सारे डायमेंशन के अंतर्गत हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार विच इज नॉन एज पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसके इतने सारे डायमेंशन, इतने सारे फीचर्स हमको पढ़ने हैं। सबसे पहले PYQ की बात करेंगे। PYQ को आप लोग जानते हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं इनके नाम से। तो हम सबसे पहले PYQ के बारे में बात करने वाले हैं, PYQ को देखेंगे। देखिए, यहाँ से जो अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से आए। अगर हम क्वेश्चन की प्रकृति को देखेंगे और अगर आप लोगों ने MPPSC के PYQ पेपर्स को सॉल्व किए होंगे तो कुछ बढ़िया प्यारे प्यारे से सवाल आपके यहाँ पर देखने को मिल गए होंगे। जैसे एक बार बहुत प्यारा सवाल आपके पास पूछा गया था कि भारत में जो बायोडाइवर्सिटी है, भारत में जो बायोडाइवर्सिटी है, ये बायोडाइवर्सिटी रिच जोन कौन सा है। भारत में जैव विविधता, इस जैव विविधता की अधिकता आपको कहाँ देखने को मिल रही है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर हमको मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत जो ऑप्शंस आपको दिए गए थे वो कुछ इस तरीके से देखने को मिले थे। इसमें दिया गया था, समझिएगा, एक तो था वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट। फिर आपको देखने को मिल जाता है ईस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नॉर्थ प्लेन, नॉर्थ प्लेन। ठीक है, और चौथा यहाँ पर दिया गया था डेजर्ट्स ऑफ इंडिया, डेजर्ट। अब आपको देखना है कि जैव विविधता कहाँ अधिक पाई जाती है। व्हाट इज जैव विविधता, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। जब भी हम लोग बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, जैव विविधता की बात करते हैं, इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग क्या होता है सर। इसका मतलब होता है कि जो डिफरेंट प्रकार के जीव्स होते हैं, डिफरेंट प्रकार के जो आपके पास ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन ऑर्गेनिज्म का एक समूह या इनकी संख्या, अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इनकी जो सघनता है, यही तो आपके पास बायोडाइवर्सिटी में आई जाती है। मतलब क्या है, समझिएगा, जैसे कोई प्लेस है और इस प्लेस पर नेचुरल वेजिटेशन काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन हमको देखने को मिल रहा है। अगर नेचुरल वेजिटेशन आपको अधिक देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ्स होंगी
ये वाइल्ड लाइफ भी ठीक ठाक होंगी। यहाँ पर जो ह्यूमन हैबिटेट है, ये ह्यूमन हैबिटेट भी आपको देखने को मिल जाता है। मान लो ह्यूमन भी नहीं होगा तो जो वाइल्ड लाइफ्स हैं, इनकी जो ग्रुप्स हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। है, समझ रहे हैं? तो जैव विविधता का मतलब क्या है कि एक जगह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो समूह हैं, इनकी विविधता को आप लोग जैव विविधता कहते हैं। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है सर? अधिकतम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वेस्टर्न घाट में। ये जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट में भारत में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट, हिमालयन रीजन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ आपको बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब मान लीजिए कि वो इसी क्वेश्चन में इस तरीके से सवाल पूछ सकता था, ऑप्शन आपको इस तरीके से दे सकता था कि भारत आपके पास जो बायोडाइवर्सिटी है इसमें रिच है। कहाँ पर आपको रिच देखने को मिलेगा? और ऑप्शन आप समझने की कोशिश करिएगा, ऑप्शन ऐसे थे। यहाँ पर वो आपको लिख देता नॉर्थ सह्याद्री, नॉर्थ सह्याद्री, ठीक है। यहीं पर आपको लिख देता वो साउथ, साउथ सह्याद्री, ठीक है, नॉर्थ प्लेन और डेजर्ट रीजन, डेजर्ट। अब हमको चूज करना है कि वेयर बायोडाइवर्सिटी इज मैक्सिमम, कहाँ पर जैव विविधता आपको अलग देखने को मिलेगी। इसका जो आंसर होगा बच्चा, इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा, करेक्ट आंसर है साउथ सह्याद्री। जो दक्षिणी सह्याद्री है, इस दक्षिणी सह्याद्री में आपको जैव विविधता ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, इस बात को आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, इस क्वेश्चन की प्रवृत्ति आपको पता होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। अगर आप कुछ किसी भी पीवाई की क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, चाहे आप पीटी की तरफ जाएं, चाहे आप लोग मेंस की तरफ जाएं, एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि वेयर इज छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर का जो पठार है, इस पठार से क्वेश्चन कई बार बना है। पीटी में तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि ये पठार कहाँ पर है, वेयर इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब बहुत सारे बच्चे जो प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करते हैं, उनके हिसाब से तो नागपुर इज इन महाराष्ट्र, तो लगा देंगे महाराष्ट्र। जबकि छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू मेनली आपको देखने को मिलेगा झारखंड में, मेनली इन झारखंड। अब एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि छोटे नागपुर प्लेट्यू का विस्तार कहाँ पर है, ऐसी कौन कौन से राज्य हैं जिनमें इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। अब झारखंड अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो आप ये भी चीज़ भूल रहे हैं कि इसका विस्तार हमको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, इसका विस्तार हमको बिहार में देखने को मिलेगा, और इसी का एक्सटेंशन हमको सीजी में देखने को मिलेगा। तो छोटा नागपुर का पठार इट्स नॉट ओनली इन झारखंड, ऑल्सो एक्सटेंडेड इन वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, हर एक कुछ 3-4 राज्यों में इसका आपको विस्तार देखने को मिल जाता है। एमपीपीएससी ने ही एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज रॉयल सीमा, ये पीटी में भी आ चुका है, पीटी, और यही मुख्य परीक्षा में भी आ चुका है। रॉयल जो सीमा है, इस रॉयल सीमा से क्वेश्चन पीटी का भी है और मेंस का भी है। अब आप रॉयल सीमा को देखने के लिए जाएंगे तो सर रॉयल सीमा इज सिचुएटेड इन बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, इन दोनों का जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर आपको रॉयल सीमा देखने को मिल जाती है। तो सवाल बड़े प्यारे प्यारे से यहाँ पर आते हैं। वेस्टर्न घाट को किस नाम से जानते हैं, वेस्टर्न घाट की लंबाई क्या है, इतने सारे पठार हैं। जैसे पेनिनसुलर प्लेटू है, इसमें दक्कन का पठार है, महाराष्ट्र का पठार है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जो सवाल बनते हैं बच्चा, ये सवाल किसी भी तरीके से बन जाते हैं। तो हमारा पर्पज़ यही है कि हम यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से थिंग्स को डिस्कस करें, जिससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। और जब हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है तो फिर सवालों को सॉल्व करने में परेशानी नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आप समझ गए होंगे कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार को देखेंगे। तो सबसे पहले सामान्य परिचय, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, वो करने वाले हैं सामान्य परिचय के ऊपर। ठीक है, सामान्य परिचय देख लेते हैं कि क्या है भाई आपका सामान्य परिचय। ठीक है, इतने सारे डायमेंशन यहाँ पे कवर करना है। ये आपके सामने एक मैप दिखाई दे रहा है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो सामान्य परिचय, हेडिंग लगा लीजिए, जर्नल इंट्रोडक्शन। अगर हम किसी चीज का परिचय देते हैं तो उसके बारे में बताते हैं। आपने दो शब्द यहाँ पर देखे होंगे, एक लिखा हुआ है प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय, और जिसे हम लोग कहते हैं पेनिनसुलर, और एक वर्ड यहाँ पर है पठार।
विच इज नॉन एज प्लेट्यू। देखिए, पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है, प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसी स्थलाकृति, कोई भी ऐसी स्थलाकृति, कोई भी आपके पास ऐसा स्थलखंड आप लिख सकते हैं, कोई भी स्थलाकृति या स्थलखंड जिसकी तीन ओर से पानी से घिरा हो, तीन ओर से पानी से घिरा हो, आप उसको क्या कह सकते हैं, प्रायद्वीप कह सकते हैं। मतलब ऐसी कोई भी स्थलाकृति, ऐसा कोई भी लैंडमार्क जिसकी तीन साइड कवर्ड बाय वाटर हो, तीन जो साइड है ये कवर्ड बाय वाटर हो, आप इसको क्या कह सकते हैं, आप इसको प्रायद्वीप कह सकते हैं। प्रायद्वीप का देखो बेटा, द्वीप आपने पढ़ा होगा, एक शब्द हम लोग पढ़ते हैं आइलैंड। आइलैंड का मतलब क्या होता है कि हर चारों तरफ से एक ऐसा कोई भी स्थलीय भूभाग जिसके चारों ओर पानी उपलब्ध हो, हम उसको द्वीप कह देते हैं। लेकिन ये पेनिनसुलर, इस प्रायद्वीप का मतलब ही आपके पास यही होता है कि कोई ऐसा स्थलखंड जिसकी थ्री साइड्स कवर्ड बाय वाटर हो, तीन जो हिस्से हैं, तीन जो इसकी तीन तरफ की सीमा है ये कवर्ड बाय वाटर हो, और ये एक तरफ की जो सीमा है ये कवर्ड बाय लैंडमास हो, आप इसको क्या कह सकते हैं, प्रायद्वीप कह सकते हैं। तो पेनिनसुलर का सिंपल सा मतलब यही होता है कि थ्री साइड्स कवर्ड बाय वाटर, एनी प्लेस या एनी लैंडमास which is covered by three sides with water, it's called peninsula। प्रायद्वीप का सिंपल सा मतलब यही होता है कि तीन ओर से अगर पानी आपके पास है, या तीन जो सीमा है या तीन बाउंड्री आपके पास है पानी से कवर्ड है, आप इसको प्रायद्वीप यहाँ पर कहते हैं। तो पहली परिभाषा हमको पता चल गई है कि पेनिनसुला किसको कहते हैं, पठार। देखिए, ऐसा कोई भी स्थलखंड जिसके लिए दो चीजें चाहिए, एक तो एवरेज हाइट चाहिए, अगर एवरेज हाइट 600 मीटर के अराउंड है, 600 मीटर है, और इसका जो फ्लैट है, फ्लैट टॉप है, अगर टॉप फ्लैट है या टेबल और टॉप है, टेबल जैसी आकृति में टॉप है, आप उसको पठार कह सकते हैं। तो प्लेट्यू किसके कहेंगे, ऐसा कोई भी स्थलखंड जिसकी एवरेज ऊंचाई 600 मीटर हो और जो फ्लैट हो, जो टॉप हो आपके पास कैसा हो, फ्लैट हो, आप इसको प्लेट्यू कह सकते हैं। जैसे ये आप समझिए, जैसे ये वाली कहानी है, ये कोई एक जगह है, आप इसको प्लेट्यू कह सकते हैं, समझिएगा। प्लेट्यू की हमेशा एक खासियत होती है, एक खासियत होती है कि इसका जो टॉप है, ये टॉप आपको टेबुलर देखने को मिलेगा। टेबुलर का मतलब क्या है, जैसी टेबल होती है वैसी मेज की आकृति का, इसकी जो साइड है, इसकी जो साइड है, इनकी ढलान आपको तीव्र देखने को मिलेगी, ढलान, इनका स्लोप आपको बहुत स्टीप देखने को मिलेगा। तो जिसकी साइडें तीव्र हो, जिसका टॉप टेबल जैसा हो, जिसका टॉप मेज की आकृति को हो, आप उसको पठार कह सकते हैं। पठार कई प्रकार के होते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम इसको डिस्कस करेंगे, कई तरीके से आपके पास पठार बनते हैं, जैसे प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण बन जाते हैं, वॉल्केनिज्म के कारण बन जाते हैं, काफ़ी सारे तरीके हैं इनके बनने के। लेकिन हमको दो शब्दों के ऊपर सीखना था। पहला, प्रायद्वीप एक ऐसा स्थलखंड जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ, और पठार आप किसको बोलेंगे, एक ऐसा स्थलखंड जिसकी एवरेज हाइट हमको 600 मीटर देखने को मिलती है, जिसका फ्लैट आपके पास टॉप हो, पठार कहलाता है। हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। भारत का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इस पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप इसकी कुछ सामान्य सामान्य सी बातों को देख लीजिएगा कि ये है कहाँ पर। देखो भाई, अगर हम लोग बात करते हैं इस पठार के बारे में, तो सबसे पहले हमको लोकेशन पता होना चाहिए कि ये अवस्थित कहाँ पर है, ये किस जगह पर आपको देखने को मिलेगा, अवस्थिति, ये लोकेटेड कहाँ है। तो आप अगर हमारे प्यारे से भारत को देखेंगे, ठीक है, ये हमारा प्यारा सा भारत है, और इस प्यारे से भारत को जब भी आप देखते हैं, तो इस प्यारे से भारत में बहुत सारी स्थलाकृति आपको देखने को मिलती है। ठीक है भाई, देखो ऊपर वाली जो स्थिति है, ये ऊपर वाली स्थिति, यहाँ आपको देखने को मिल जाता है हमारा हिमालय। ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है बेटा, दिस इज योर हिमालय। इसके नीचे वाली जो कहानी है, ये आपको देखने को मिल जाती है नॉर्थ प्लेन, नॉर्थ प्लेन। इसके बीच में, इसके बीच में ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम ब्लू कलर से यहाँ पर बना रहे हैं, इट्स योर पेनिनसुला प्लेट्यू। ये जो पूरा का पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार दिखाई दे रहा है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो आप लोग क्या बता सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं कि भारत का जो दक्षिणी भाग है, भारत का जो दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग में आपको प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलेगा। देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये बंगाल की खाड़ी है। इधर आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिल रहा है, बे ऑफ बंगाल। आप इसको प्रायद्वीप कहते क्यों है? इधर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये इंडियन ओशन आपको देखने को मिलेगा, दिस इज योर इंडियन ओशन।
अगर हम इस साइड की बात करते हैं तो दिस इज योर अरेबियन सी। तो आप खुद देख लीजिए कि ऐसा कोई भी क्षेत्र जिसके 3 साइड वाटर से कवर हो, वाटर से कवर हो, और एक साइड आपके पास ये वाली लैंड मास से कवर हो, प्रायद्वीप कहलाता है। आप इसको कैसे बताएंगे कि भारत का सबसे दक्षिणी भाग है, ठीक है, भारत का दक्षिणी भाग, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का दक्षिणी भाग है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया देखने को मिल जाता है। अब इसकी अवस्थिति के, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, ये भारत के सबसे प्राचीनतम, है ना, ये सबसे प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है, प्राचीनतम भूभाग, और ये सबसे प्राचीनतम है भी, प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। जो ओल्डेस्ट पार्ट है, इस ओल्डेस्ट पार्ट का हिस्सा है, मतलब क्या है, ये गोंडवाना लैंड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है सर आपके पास? जो गोंडवाना लैंड है, इस गोंडवाना लैंड का हिस्सा आपके पास है, और यह भारत का मोस्ट स्टेबल प्लेन है, सॉरी मोस्ट स्टेबल लैंड ऑफ इंडिया, भारत की सबसे संतुलित भूमि आपके पास यही है। आपसे कोई पूछ सकता है कि ये कहाँ पर अवस्थित है, आप बताएंगे जो नॉर्थ प्लेन है, इस नॉर्थ प्लेन के साउथ में, इस नॉर्थ प्लेन के साउथ में, नीलगिरी पर्वतमाला के उत्तर में, जो नीलगिरी पर्वतमाला है इसके नॉर्थ में, वेस्टर्न घाट के ईस्ट में, और ईस्टर्न घाट के वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे बना देते हैं कि दिस इज योर पेनिनसुला प्लेट्यू, तो इस पेनिनसुला प्लेट्यू के नॉर्थ में आपको नॉर्थ प्लेन देखने को मिल रहा है, साउथ में नीलगिरी देखने को मिल रहा है, नीलगिरी, ईस्ट में आपको ईस्टर्न घाट देखने को मिलेगा, और वेस्ट में हमको वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा। इन सब के बीच, इन सब के बीच हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार बसा हुआ है। आप कैसे बताएंगे? ये भारत के प्राचीनतम भूभाग, इस प्राचीनतम भूभाग का मतलब क्या है समझिए। देखो, एक सबसे प्राचीन समय की अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे प्राचीन समय की अगर आप लोग बात करेंगे, तो सबसे प्राचीन समय में जिसे आप लोग सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे, सुपर कॉन्टिनेंट, या जो आपके पास पेंजिया के नाम से जाना जाता था, पेंजिया, पेंजिया, ठीक है। एक पृथ्वी जब टूटी नहीं थी, जब इसमें सारे महाद्वीप नहीं बने थे, तो जो एक सबसे पहले वाली स्थिति, जो शुरुआती स्थिति थी, उस स्थिति को, अवस्था को आप पेंजिया कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ना बच्चा, ये आपके पास पेंजिया कहलाता था, पूरा का पूरा का पूरा। और ये जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है ना, ये बाहर वाला, दिस इज योर पैंथालासा, ये वाला जो हिस्सा है ना सर, ये कहलाता था पैंथालासा। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि पेंजिया क्या था? पेंजिया आप लोग कह सकते हैं कि स्थलीय भाग, जो स्थलीय भाग हुआ करता था, लैंडमास आप इनको कहते हैं, ये पेंजिया। और पैंथालासा क्या हुआ करता था सर? ये जलीय भाग, ठीक है, आप इसको कह देते हैं ये जलीय भाग हुआ करता था। अब इसमें विस्फोट हुआ, ये पेंजिया टूटा, तो ये पेंजिया आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इस पेंजिया में कुछ दो हिस्से आपको इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं, और ये पेंजिया आपका ऐसा टूट जाता है। इसका एक जो हिस्सा है ऊपर वाला, विच इज नॉन एज अंगारा लैंड, विच इज नॉन एज अंगारा लैंड या लॉरेंसिया। सदर्न पार्ट इज नॉन एज गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये इसका हिस्सा है, ये जो प्राचीनतम भूमि है, इससे बना हुआ है भारत का प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, या पेनिनसुला जो प्लेट्यू है वो इसी का हिस्सा है। एक अंगारा लैंड, एक आपके पास गोंडवाना लैंड, इसी गोंडवाना से आपके पास साउथ अमेरिका बना हुआ है, इसी गोंडवाना से अफ्रीका महाद्वीप बना हुआ है, इसी गोंडवाना से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बना हुआ है, और इसी से हमारा अंटार्कटिका बना हुआ है, अंटार्कटिका। इसके अगर हम लोग बात करते हैं तो एक तो आपको नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलेगा, एक पूरा यूरोप महाद्वीप हमको देखने को मिल जाता है, यूरोप। और आप कह सकते हैं कि जो नदर्न पार्ट ऑफ एशिया, एशिया का जो उत्तरी भाग है वो भी इसी से बना हुआ है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि सबसे प्राचीन भूभाग का हिस्सा है, सबसे प्राचीन भूभाग का हिस्सा आपको देखने को मिल जाता है, सबसे प्राचीनतम। और सबसे प्राचीनतम मतलब क्या है? गोंडवाना। और इस गोंडवाना लैंड का मतलब क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है कि हमारी पृथ्वी शुरुआत में कुछ इस तरीके से देखने को मिलती थी, विच इज नॉन एज सुपर कॉन्टिनेंट। एक पेंजिया, पेंजिया टूटा, अंगारा लैंड, गोंडवाना, तो गोंडवाना लैंड से आपके पास ये बना हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग इसके बारे में और बात करते हैं तो ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है, याद रखिएगा। जब भी हम लोग एरिया की बात करेंगे, इस एरिया में
ये सबसे बड़ा पार्ट है। ये लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल अपने पास लेके चलता है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल अपने पास लेके चलेगा। हम अगर इसकी एवरेज हाइट की बात करते हैं तो इसकी जो एवरेज हाइट है ये आपको देखने को मिल जाती है 600 टू 900 मीटर, 600 से लेकर 900 मीटर तक आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं कि भाई इसकी लेंथ क्या है, तो लेंथ अराउंड आपको 1700 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर, और विड्थ आपको लगभग इसकी 1400 किलोमीटर देखने को मिल जाती है, 1400 किलोमीटर। अगर हम इसके स्लोप की बात करते हैं, सर स्लोप कैसा है, तो स्लोप आपको देखने को मिलेगा वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ देखने को मिलेगा। इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो आप लोग बता सकते हैं कि इसका फॉर्मेशन प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये लावा प्लेट्यू है, लावा के द्वारा निर्मित पठार है, लावा के द्वारा निर्मित पठार है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। जब इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग होकर यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही होती है, एक रीयूनियन हॉट स्पॉट आपको देखने को मिलेगा। उस रीयूनियन हॉट स्पॉट के कारण यहाँ पर बहुत सारा लावा आता है और उसी से इसका निर्माण है, इसीलिए ये मोस्ट स्टेबल लैंड है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट स्टेबल लैंड होने के बाद भी आपने एक घटना के बारे में सुना होगा सर, कोयना। कोयना आपने एक जगह सुनी होगी लातूर। तो ये कोयना और लातूर, यहाँ पर आपके भूकंप आ चुके हैं। तो इस प्लेस को हम लोग जीरो प्रोन एरिया में रखते हैं कि यहाँ पर भूकंप नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी भूकंप आए हुए हैं। लातूर में आया हुआ है, कोहिनूर में आया हुआ है। कारण क्या है इसके पीछे? कारण आपके पास बेटा ये है कि ये मानव निर्मित भूकंप थे, ये नेचुरल नहीं थे, ये मैन मेड आपके पास भूकंप हुआ करते थे। तो आपने क्या देखा कि प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्थल खंड जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाएगा। पठार एक ऐसी आकृति जिसकी हाइट 600 मीटर हो और जो ऊपरी हिस्सा हो, अगर ये फ्लैट है, ये टेबुलर है, हम इसको प्लेट्यू कह सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। उत्तर का जो विशाल मैदान है इसके दक्षिण में अवस्थित है, नीलगिरी के उत्तर में, ईस्टर्न घाट के वेस्ट में और वेस्टर्न घाट के ईस्ट में आपको एक देखने को मिलेगा। ये भारत की सबसे विशाल स्तराकृति है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया अपने पास लेके चलता है। ये ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ गोंडवाना से आपके पास बना हुआ है और यह एक लावा, एक वोल्केनिक माउंटेन है, लावा के द्वारा इसका फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए ये मोस्ट स्टेबल लैंड के अंतर्गत आता है। और यहाँ अर्थक्वेक बहुत कम आते हैं, यहाँ आपको जो वोल्केनो है ये बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो ये भारत का पेनिनसुलर प्लेट्यू है। अगर हम इस पठार का और अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में कुछ और देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सर, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसका मतलब क्या है? आप इसके अंतर्गत जब हम प्रायद्वीपीय पठार को देखेंगे तो यहाँ पर इसकी अगर हम फीचर की बात करते हैं, विशेषताओं की बात करते हैं, तो आप समझिए कि भाई इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। सबसे पहला पॉइंट आपसे कोई पूछ सकता है कि इसका जो फॉर्मेशन है, निर्माण कैसे हुआ है, तो आप लोग कह सकते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन के कारण, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार के कारण, ज्वालामुखी उद्गार के कारण जो वॉल्केनो आया, इस जो लावा आया, इस लावा से, ठीक है, तो ये लावा निर्मित पठार है, ध्यान रखिएगा, ये लावा निर्मित पठार है, यहाँ पर लावा आता है, उससे इसका निर्माण होगा। यहाँ पर आपको जो रॉक्स हैं, ये रॉक्स कैसे देखने को मिल सकते हैं, किस प्रकार की चट्टानें हमको देखने को मिलेंगी। अगर आप चट्टानों को देखने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए लावा से क्या बनता है, या तो इग्नियस रॉक बनती है या बेसाल्ट बनता है। तो आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको इग्नियस एंड बेसाल्ट, इग्नियस एंड बेसाल्ट, ये चट्टानें आपको देखने को मिल जाती है। समझिए फॉर्मेशन कैसे हुआ वॉल्केनिक इरप्शन के कारण। इससे जो चट्टानें बनती है वो आग्नेय या बेसाल्ट चट्टान आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ की जो इम्पोर्टेंट रिवर हैं इस एरिया की, कोई महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं, इन नदियों के बारे में बता दीजिए कि पेनिनसुला प्लेट्यू में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो याद रखिएगा कि एक तो ये नॉन पेरिनियल रिवर है, नॉन पेरिनियल, ये सदा नीरा नहीं है, ये प्राचीन नदियां हैं, ये बहुत पुरानी आपके पास हो चुकी हैं। इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करेंगे तो इसमें आप नाम लिखिए गोदावरी, गोदावरी, ठीक है,
गोदावरी के साथ में हम लोग लिख सकते हैं कृष्णा, ठीक है, कृष्णा। कृष्णा के बाद आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कावेरी, नर्मदा, ठीक है, नर्मदा एंड ताप्ती, तापी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, नदियाँ बहुत सारी पाई जाती है, बट अगर हम लोग मेजर रिवर की बात करते हैं कि गोदावरी किसका हिस्सा है, ये नॉर्थ प्लेन का हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा है, पेनिनसुला प्लेट्यू का हिस्सा है। कृष्णा किसका हिस्सा है, ये भी पेनिनसुला प्लेट्यू का हिस्सा है। कावेरी, ठीक है, बैगई, पेन्नार, देवना, महानदी, बहुत सारी नदियाँ हैं जो इसका हिस्सा है। तो हम इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करते हैं, आप इतने से नाम यहाँ पे याद रख लेंगे तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है। और सर हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? इस रीजन में जैसे हम पठारों की बात करेंगे तो कुछ प्लेट्यूज हमको देखने को मिलेंगे, कुछ पठार हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें देखिए सबसे पहले तो एक दक्कन प्लेट्यू हो जाता है, दक्कन का पठार, जो अपने आप में 5-6 पठारों को लेकर बैठा हुआ है। फिर हम लोग बात करते हैं छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, इसी के अंतर्गत आपको छोटा नागपुर का पठार देखने को मिलेगा। यही अगर हम लोग बात करते हैं तो जो मेवाड़ प्लेट्यू है, इस मेवाड़ प्लेट्यू को हम लोग देखेंगे, ठीक है, शिलोंग प्लेट्यू। तो इसके अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट पठार हैं, इन पठारों को आप लोग देख लीजिए, ये पठार आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ हमको कुछ माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाएं भी देखने को मिलेंगी, जैसे जो अरावली है। अब अरावली को लेकर सबके मन में एक सवाल चल सकता है, सर अरावली किसका हिस्सा है? क्योंकि सर ये तो पूरा नॉर्थ प्लेन और हिमालय तक आपके पास फैला हुआ है, दिल्ली तक जाता है, तो ये किसका हिस्सा हुआ? जबकि याद रखिएगा अरावली पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेटू है, हम लोग अरावली की बात करेंगे, ठीक है, अरावली। अरावली के साथ में फिर जैसे विंध्याचल पर्वतमाला है, तो ये विंध्याचल पर्वतमाला है किसका हिस्सा? सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वतमाला, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। इसमें बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। जैसे फॉर्मेशन देखेंगे भैया, इसका निर्माण वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ है। इसमें चट्टानें कैसी पाई जाती हैं? इग्नियस और बेसाल्टिक। कौन कौन सी रिवर्स हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी। प्लेट्यू, बहुत सारे प्लेट्यू हैं। छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, डेक्कन प्लेट्यू, मेवाड़ प्लेट्यू, शिलोंग का पठार, मालवा, बुंदेलखंड, ये सब इसी का हिस्सा है, ये सब प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। क्या कुछ माउंटेन रेंजेस हैं? यस, अरावली बहुत फेमस है, सबसे प्राचीन है, विंध्याचल, सतपुड़ा आप यहाँ पर पढ़ेंगे। वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट भी इसी के अंतर्गत आता है, और जो ईस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट भी इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सब के बारे में। यहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं, यस सर, यहाँ पर काफ़ी सारे मिनरल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। जैसे आयरन ओर का बहुत बड़ा भंडारण पाया जाता है, आयरन ओर देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर गोल्ड को लेकर बात करेंगे, आयरन, ओल्ड, गोल्ड। यहाँ पर हमको मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कोल, ये बहुत सारे मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। इतने सारे खनिज संसाधन पढ़ने वाले हैं। अगर हम टूरिज्म की बात करते हैं, टूरिज्म की यहाँ पर कुछ टूरिज्म है क्या? यस सर, बहुत सारा टूरिज्म है। जैसे अगर आप रिलीजियस प्लेस की बात करेंगे तो दक्षिण भारत के इतने सारे मंदिर हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में नेशनल पार्क, कर्नाटक, गुजरात, केरल, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। नेचुरल थिंग्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे, नेचुरल, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और हिल स्टेशन जैसे ऊटी है, कोडाई कनाल है, ये आपके पास हिल स्टेशंस भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो टूरिज्म काफ़ी अच्छा खासा है। तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस पठार के बारे में, फॉर्मेशन देखने वाले हैं, रॉक्स, ठीक है। चलिए, इसका स्लोप हमने देख लिया है, लंबाई आपने देख ली है, चौड़ाई देख ली, एरिया देख लिया है, सब कुछ इसका आप लोग देखने वाले हैं। जब हम लोग पेनिनसुला प्लेटियो को पढ़ते हैं तो सर इसका क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई बात करता है क्लासिफिकेशन को लेकर, सर क्लासिफिकेशन बता दीजिए, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, कैसे हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा बेटा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि प्रायद्वीपीय जो पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार के काफ़ी सारे हिस्से, काफ़ी सारे हिस्से आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, एक तो आपको देखने को मिल जाता है सेंट्रल हाईलैंड, एक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है क्या, सेंट्रल हाईलैंड, केंद्रीय उच्च भूमि। एक इसमें आपको देखने को मिलेगा दक्कन का पठार,
दक्कन प्लेट्यू। इसमें हमको देखने को मिलेगा ईस्टर्न ईस्टर्न हिल्स, इसकी जो पूर्वी पहाड़ियां हैं ये आपको देखने को मिलेंगी, और कुछ हमें इसमें माउंटेन रेंजेस भी देखने को मिल जाते हैं। कुछ हमें इसमें पर्वतीय पर्वतीय श्रृंखलाएं भी पर्वत श्रृंखलाएं भी देखने को मिलेगी। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके से, एक आपको सेंट्रल हाईलैंड देखने को मिलेगा, एक आपको दक्कन का पठार देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन रेंजेस। सर माउंटेन रेंजेस का मतलब क्या है? देखो भाई, आप लोग अरावली के बारे में आप सबने सुना होगा। अरावली क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है अरावली। विंध्याचल, विंध्यन श्रेणी, विंध्याचल माउंटेन रेंज, ठीक है। पश्चिमी घाट, इसके अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा? पश्चिमी घाट। और इसी में हमको क्या देखने को मिलेगा सर? पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो जब भी हम लोग बात करेंगे जो माउंटेन रेंजेस हैं, सब कुछ आ जाएगा, अरावली, विंध्याचल श्रेणी, ठीक है, विंध्यन श्रेणी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा। अगर हम लोग ईस्टर्न पार्ट की बात करते हैं, इस पूर्वी पार्ट की हम लोग बात करेंगे, तो पूर्वी पार्ट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाती हैं, जिसमें हमको देखिए एक तो मेघालय प्लेट्यू आ जाएगा, ठीक है, मेघालय प्लेट्यू आ जाएगा। इसी में छोटा नागपुर प्लेट्यू आ जाएगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू आ जाएगा। इसी के अंतर्गत हमको आसाम का जो प्लेट्यू है ये देखने को मिल जाएगा, आसाम का पठार देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग दक्कन प्लेट्यू की बात करेंगे सर, इसके अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा? दक्कन प्लेट्यू के अंतर्गत भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे इसी में हमें महाराष्ट्र जो प्लेट्यू है, ये महाराष्ट्र प्लेट्यू देखने को मिल जाएगा, महाराष्ट्र प्लेट्यू। इसी के अंतर्गत जो कर्नाटक है, ये कर्नाटक का पठार, कर्नाटका प्लेट्यू, ठीक है। तेलंगाना प्लेट्यू, तेलंगाना का पठार आ जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु प्लेट्यू, जो तमिलनाडु का पठार है ये आ जाएगा। रॉयल सीमा, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना पठार, रॉयल सीमा आ जाएगी इसी में, रॉयल सीमा। आंध्र प्रदेश का पठार आ जाएगा, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट की बात करते हैं तो इसी में हमको देखने को मिलेगा जो सीजी हाईलैंड है, ये सीजी हाईलैंड को भी हम इसी के अंतर्गत रख लेंगे, सीजी हाईलैंड। तो महाराष्ट्र का प्लेट्यू, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, तमिलनाडु का पठार, रॉयल सीमा, ठीक है, ये सब कुछ आपको इसी में देखने को मिलेगा। अगर हम सेंट्रल हाईलैंड की बात करते हैं, सेंट्रल हाईलैंड, इसके अंतर्गत आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। देखिए अगर हम इसको यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सर मेवाड़ का पठार, मेवाड़ प्लेटू। इसी हमको देखने को मिल जाएगा मालवा, मालवा प्लेट्यू, ठीक है। यहीं पर हमको देखने को मिल जाता है बुंदेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, ठीक है। इसमें हमको बघेलखंड देखने को मिलेगा, बघेलखंड। इसी में आपको देखने को मिलेगा रीवा पन्ना, रीवा पन्ना का पठार है, ये भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं आपको पढ़नी है। एक काठियावाड़ जो प्रायद्वीप है, उस काठियावाड़ प्रायद्वीप को भी पढ़ेंगे, इसी का हिस्सा रहेगा। समझिए, अब समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, हम इसको मेजरली 3 पार्ट में कवर करते हैं, हम इसको मुख्यतः 3 पार्ट में कवर करते हैं। एक सेंट्रल हाईलैंड, एक आपको देखने को मिल जाता है दक्कन प्लेट्यू, एक हमको देखने को मिलेगा ईस्टर्न पार्ट, और एक है आपके पास माउंटेन रेंजेस। सुविधा की दृष्टि से आप इसको कुछ इस तरीके से क्लासीफाइड कर लेते हैं। सेंट्रल हाईलैंड मेजर वो वाला रीजन है, सेंट्रल हाईलैंड की अगर आपसे कोई बात करता है तो ये इसका सबसे नॉर्थ पार्ट है, ये इसका सबसे उत्तरी भाग है। आप लोग कह सकते हैं कि ये वो रीजन है जिसमें राजस्थान प्लस एमपी, मतलब प्रायद्वीपीय पठार का सबसे उत्तरी भाग कोई अगर आता है, सबसे नदन पार्ट आपके पास आता है, तो वो यही आता है, ठीक है। दक्कन प्लेटू ये बेसिकली दक्षिण में अवस्थित है, दक्षिण में। संस्कृत भाषा का एक शब्द है दक्कन, इसका मतलब ही दक्षिण होता है, तो इसमें अवस्थित है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये लगभग जो सारे के सारे राज्य हैं, इसमें दक्कन का पठार आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ अगर हम लोग पूर्वी क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें मेघालय का पठार है, छोटा नागपुर का पठार,
आसाम का पठार सेंट्रल, ठीक है, छत्तीसगढ़ उच्च भूमि। और माउंटेन रेंजेस में अरावली, विंध्य श्रेणी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा, ये सारी की सारी आपकी पर्वत श्रृंखला है। इतना सारा पोर्शन कवर करना है और इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। पीटी मीन्स हर एक जगह आप इसको देखेंगे तो हर जगह इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, हर जगह आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे, तो इसको हम पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले आप एक बार इसका मैप देख लीजिए, मैप देख लीजिए। और यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि जो पीटी के जो बहुत सारे सवाल हैं, इन पीटी के सवालों को देखें। आप इसको लिख लीजिए जिससे कि आप सबको सुविधा हो जाए कि भाई हम पढ़ क्या रहे हैं। हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार को पढ़ रहे हैं। लिख लीजिए, इसका क्लासिफिकेशन कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब आते हैं मैप की तरफ। तो दिस इज योर मैप, ये है हमारे पास मैप, ये मैंने बनाया हुआ है हाथ से, और ये आपके पास एक बना हुआ मैप भी है। देखो भाई, अगर आप इसको बहुत इजीली देख पा रहे होंगे, बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे, तो ये वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ से, ठीक है, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज योर पेनिनसुला प्लेट्यू, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। अब आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, इस हिस्से को आप समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये जो हिस्सा है ना सर, पूरा का पूरा, ये कहलाता है आपके पास दक्कन। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज योर दक्कन, ये पूरा आपके पास दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार, ठीक है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये दिस इज नॉन एज योर सेंट्रल हाईलैंड, ये सेंट्रल हाईलैंड है, मध्य की उच्च भूमि है। इधर आप देखेंगे, देखिए ये काठियावाड़ प्लेट्यू है, वो इसी का हिस्सा है। यहाँ पर आपको गिरगी रेंज देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको रन ऑफ कच्छ, और रन ऑफ कच्छ आपके पास काइंड ऑफ एक मर्सी लैंड या डेजर्ट का आपके पास हिस्सा हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोग देखेंगे तो ये इस तरीके से आपको अरावली हिल्स देखने को मिलेगी, है ना, ये अरावली पहाड़ी आपको देखने को मिल रही है, अरावली पहाड़ी। ये वाला जो हिस्सा है ना सर, दिस इज योर वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, एंड दिस इज योर ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये आपके पास ईस्टर्न घाट है। अगर आप देखेंगे बच्चा, ये वाला जो पठार है ना, ये है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो झारखंड में आपको देखने को मिल रहा है। और ये है आपके पास मेघालय का पठार, जिसमें गारो खासी है। और इधर आपको देखने को मिलेगा ये असम का पठार, है ना, ये आपको असम का पठार। ये जो बीच में आपको गैप देखने को मिल रहा है ना, ये बीच में आपको गैप देखने को मिलेगा, दिस इज योर मालदा गारो गैप, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, मालदा गारो गैप। ये जो अरावली है, इस अरावली को दिल्ली में आप लोग दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं, आप इसको दिल्ली में दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ये हमको देखने को मिल रहा है ईस्टर्न घाट, सॉरी, ये हमको देखने को मिल रहा है नीलगिरी, नीलगिरी इज द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये इतनी सारी यहाँ पर टोपोग्राफी पढ़नी है। ये आप देखेंगे तो मालवा का पठार, ठीक है, मालवा प्लेट्यू आपको देखने को मिल रहा है। ये बुंदेलखंड इधर आपको देखने को मिल जाएगा, ये बघेलखंड का पठार, ठीक है। दिस इज योर विंध्याचल रेंज, ये विंध्याचल रेंज है, विंध्याचल। और ये सतपुड़ा है, ये सतपुड़ा, इनके बीच में ये नर्मदा रिफ्ट वैली आपको देखने को मिल रही है, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा आपसे डिस्कस करना है, इसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसका एक बहुत प्यारा सा अपन मैप बनाते हैं, जिससे आप लोगों को थोड़ी सी सुविधा हो जाए समझने के लिए कि सर हम एक्चुअल में पढ़ने वाले क्या हैं, किस चीज़ पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखो भाई, जैसे हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, आप सब जानते हैं, और कोशिश कीजिए कि आप जितना इस मैप को बनाएं उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। ये प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुला प्लेट। इस पेनिनसुला प्लेट्यू में सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले यहाँ इस तरीके से विस्तार, मैप कैसे बनाना है आप इस बात को समझिए। अब जितना मैप बनाते हैं, आप उतना बेहतर करते जाते हैं, उतना बेहतर आप करते जाते हैं, और मैप बनाते रहिए,
देखो ये वाला जो हिस्सा है ना बच्चा, ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना, दिस इज योर अरावली। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है सर, अरावली पर्वतमाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पर है, दिस इज योर अरावली। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस तरीके से, दिस इज योर काठियावाड़। काठियावाड़, जो काठियावाड़ है बेटा वो भी इसी का हिस्सा है, गुजरात में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं तो इस तरीके से एक पठार हमको देखने को मिलेगा, एक पठार विच इज योर छोटा नागपुर। छोटा नागपुर प्लेटू आपको देखने को मिलेगा। इसके बीच में यहाँ हमको एक गैप देखने को मिलता है इस तरीके से, एंड दिस इज योर मालदा गारो गैप। और यहाँ हमको देखने को मिलेगा ये वाला जो हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है ये मेघालय का पठार है, मेघालय प्लेट्यू। और यहाँ आपको इस तरीके से कार्बी लॉन्ग एबलॉन्ग या असम का पठार, आसाम प्लेट्यू। अब देखिए कितना प्यारा सवाल यहाँ से बन सकता है, कितना प्यारा सवाल कि भाई जो आसाम का पठार है ये क्या है, ये मेघालय के पठार का विस्तार है। मेघालय का पठार किसका हिस्सा है, कोई कह सकता है ये पेनिनसुला प्लेट्यू का है सर इसी का हिस्सा है। जब ये खिसका तो इसके खिसकाव से, प्लेटों के खिसकाव से ये वाला हिस्सा अलग चला गया, तो इससे इसका निर्माण हुआ है। तो मेघालय का पठार भी भाई हमारा हिस्सा है, किसका, पेनिनसुला। असम का पठार भी इसी का हिस्सा है। ये क्या है सर, ये है मालदा गारो गैप, दिस इज योर मालदा एंड गारो गैप, ठीक है, मालदा गारो गैप। मालदा गारो गैप क्या करता है, मेघालय के पठार को अलग करता है हमारे पेनिनसुला प्लेट्यू से। असम के पठार को ही आप लोग जानते हैं कार्बी एबलोंग, कार्बी एबलोंग। आपने देखा होगा अभी कार्बी एबलोंग एक समझौता भी हुआ था पूर्वोत्तर राज्यों के बीच में। मेघालय के पठार में इस तरीके से 3 पर्वत आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से, ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर। इनके कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं कि मेघालय के पठार में सबसे पश्चिम में क्या है, तो सबसे पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा गारो, फिर क्या देखने को मिलता है सर, खासी, फिर आपको खासी देखने को मिलेगा, फिर देखने को मिलेगा जैंतिया, जैंतिया, और फिर आपको देखने को मिल जाता है मिकिर। तो ये किसका हिस्सा है सर, ये पेनिनसुला प्लेटू का हिस्सा है, ये अरावली है। अरावली के जैसे ही आप ईस्ट की साइड आएंगे, अरावली के पूर्व की तरफ आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर एक पठार आपको देखने को मिलेगा, ये है आपके पास मेवाड़ का पठार, दिस इज योर मेवाड़ प्लेट्यू, मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार। अगर आप इसके थोड़े से और नीचे आते हैं, ये वाला जो हिस्सा आप लोग देखते हैं, तो दिस इज योर मेघालय प्लेट्यू, सॉरी मालवा का पठार, मालवा का पठार। ये हमको देखने को मिल जाता है सर बुंदेलखंड, उच्च भूमि बुंदेलखंड। और इधर हमको देखने को मिलेगा सर बघेलखंड का पठार, बघेलखंड। ये जो एक लंबाई में आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज योर विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, एंड दिस इज योर सतपुड़ा, ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा। इनके बीच में जो आपको देखने को मिल रहा है, इनके बीच में जो आपको देखने को मिल रहा है, ये है नर्मदा रिफ्ट वैली, नर्मदा रिफ्ट वैली, ठीक है। तो हम इनको नाम देते हैं, दिस इज योर मालवा, मालवा का पठार, ठीक है। ये बुंदेलखंड है, आप इसको बुंदेलखंड नाम दे सकते हैं, बुंदेलखंड। दिस इज योर बघेलखंड, दिस इज योर बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार। यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है दंडकारण्य, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से एक पठार आपको देखने को मिलेगा, विच इज योर दंडकारण्य का पठार, ये फैला हुआ है दंडकारण्य, जो छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। इसके नीचे जैसे ही आप जाएंगे, इसके नीचे जैसे ही आप लोग जाएंगे, तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सर महाराष्ट्र का पठार। ये इस तरीके जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा ये महाराष्ट्र प्लेटू है, महाराष्ट्र का पठार ये आपको देखने को मिल रहा है, पूरा का पूरा भाग, ठीक है। इसके नीचे आप लोग जाएंगे तो नीचे जाने पर एक हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, विच इज और कर्नाटका। ये जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है ना सर, ये कर्नाटक का पठार आपको देखने को मिल रहा है, कर्नाटक का पठार। यहाँ हम लोग देख लेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो रीजन है, ये आपको तमिलनाडु के पठार के तौर पर देखने को मिलेगा, ये तमिलनाडु का पठार है, तमिलनाडु। इधर हम लोग बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का पठार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहीं पर हमको रॉयल सीमा। तो इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है बच्चा, इतनी सारी चीज़ें आपके यहाँ पर पढ़ना है। जैसे ये महाराष्ट्र प्लेट्यू है, महाराष्ट्र या महाराष्ट्र का पठार आपको देखने को मिलेगा, दिस इज योर
कर्नाटका प्लेट्यू, कर्नाटक का पठार। ये आपके पास तमिलनाडु, तमिलनाडु का पठार, ठीक है। दिस इज योर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना प्लेट्यू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब अगर आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप इस वाले हिस्से को देखेंगे तो ये आपके पास है काइंड ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये आपको वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा, ये वाला जो हिस्सा है ये आपको ईस्टर्न घाट देखने को मिलेगा। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है, दिस इज योर वेस्टर्न घाट एंड दिस इज योर ईस्टर्न घाट, ठीक है। चलिए, यहाँ पर नीलगिरी है, इनके जंक्शन पे नीलगिरी है। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर दो चोटी आपको देखने को मिलेंगे, दो पीक्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तो याद रखिएगा कि एक पहाड़ी है कार्डेमम पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी के नाम से जानी जाती है, इलायची हिल्स। ये सबसे दक्षिण में है, सबसे दक्षिणी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर दो हिल्स आपको देखने को मिलती है, एक तो अनाईमुड़ी देखने को मिलेगी, अनाईमुड़ी, और एक आपको देखने को मिलेगी दूधा बेटा, दूधा बेटा, ठीक है, दूधा बेटा। ये हाईएस्ट पीक है। यहीं से आपको वेस्टर्न घाट से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, बेगई, इन नदियों का उद्गम देखने को मिलेगा। इधर नर्मदा, ताप्ती देखने को मिल जाएंगे। अरावली की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको लूनी नदी देखने को मिलेगी, बनास नदी देखने को मिलेगी। तो इतना सारा पोर्शन पढ़ना है, इतने सारे हिस्से पढ़ने हैं जो पेनिनसुला प्लेट्यू के अंतर्गत आते हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो कहानी है, वो सबसे पहले कहानी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं पर्वत श्रृंखलाओं को लेकर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पर्वत श्रृंखलाओं की। तो हेडिंग लगा लीजिए, हम यहाँ पर देखने वाले हैं माउंटेन रेंजेस ऑफ, माउंटेन रेंजेस ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू, माउंटेन रेंजेस ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रृंखलाएं। कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं इसमें आने वाली हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट अरावली, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अरावली, अरावली के साथ में विंध्याचल, विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी के साथ में सतपुड़ा, सतपुड़ा एंड घाट, एक पश्चिमी घाट, ठीक है, एक वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, और एक आपको देखने को मिलेगा पूर्वी घाट, पूर्वी घाट या ईस्टर्न प्लेट्यू। इन सबको पढ़ना है। एक बार मैप बना लेते हैं जिससे आपको बहुत क्लियर विजन मिल जाए, बहुत क्लियर विजन। और हमेशा देखो क्लियर विजन लेके चलना है। जितना क्लियर विजन लेके चलोगे उतना हमेशा फायदे में रहोगे। देखो भाई, दिस इज योर अरावली, ये बेटा अरावली है। ध्यान रखिएगा, इनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि कौन कहाँ पर है। अरावली, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग दो पर्वत श्रृंखलाएं बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये है आपके पास विंध्याचल, विंध्यन श्रेणी, और दिस इज योर सतपुड़ा, सतपुड़ा के जस्ट नीचे आपको देखने को मिल जाता है अजंता, ठीक है। अगर हम यहाँ इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना सर, दिस इज योर वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, एंड दिस इज योर ईस्टर्न घाट, ठीक है। यहाँ है ये वाली जगह, दिस इज योर नीलगिरी। हम लोग किसकी स्टडी करने वाले हैं? हम लोग इन सब की स्टडी करने वाले हैं, इन सब की। सबसे पहले आपके पास अरावली, विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नीलगिरी, ये सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए सबसे पहले अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग लगा लीजिए अरावली, अरावली, ठीक है। अब हमारा एक क्राइटेरिया होगा कि क्या क्या पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं बट हमको पढ़ना क्या है वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले।
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये है क्या। अरावली है, ये पर्वत है, ये माउंटेन है, ये प्लेट्यू है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब भी हम लोग अरावली के बारे में बात करते हैं तो अरावली आपके पास एक पर्वत है, ठीक है, यह एक पर्वत है, दिस इज आ माउंटेन, ठीक है। अगर माउंटेन है तो इसका फीचर क्या है, फीचर याद रखिएगा, ये ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट माउंटेन, माउंटेन इन दी अर्थ, पृथ्वी पर सबसे प्राचीन अगर कोई पर्वत है, आपसे कोई पूछता है कि सबसे प्राचीन पर्वत कोई है तो यही है सबसे प्राचीन। मतलब जब पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण की कहानी शुरू हुई तो सबसे पहले आपके पास अरावली बना, अरावली ध्यान रखिएगा। ये कैसा पर्वत है, ये कैसा पर्वत है, जब इसका उद्गम हुआ था, मतलब जब इसका स्टार्टिंग की आपसे कोई बात करेगा, शुरुआत में जब ये बना था तो इसकी जो प्रोसेस थी बेटा वो फोल्डेड माउंटेन था। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो फोल्ड के थ्रू हुआ था, फोल्डेड। मतलब शुरुआत में यह एक बलित पर्वत के तौर पर जाना जाता था, बलित पर्वत। लेकिन अब कैसा हो गया है, अभी कैसा है, वर्तमान में अगर आप जाके देखेंगे तो वर्तमान में यह एक अवशिष्ट पर्वत है, एक अवशिष्ट पर्वत के तौर पर जाना जाता है, एक रेसिडुअल माउंटेन के तौर पर जाना जाता है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कि अरावली पर्वत श्रृंखला कैसी पर्वत श्रृंखला है, आप बता देंगे पहले ये बलित पर्वत था। और बलित पर्वत का मतलब क्या है कि दो प्लेटों के टकराने से, जैसे एक प्लेट आपके पास ये है और एक दूसरी प्लेट आपके पास ये है, ये प्लेटों के टकराने से यहाँ पर बलन पड़ना स्टार्ट हुए और इस तरीके से ये वाला हिस्सा ऊपर उठ गया तो अरावली बना। एक बहुत लंबे समय तक, लाखों सालों तक इसका अपक्षय और अपर्दन हुआ। यहाँ पर जो रिवर्स हैं, इन रिवर्स के द्वारा, जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर के द्वारा, और जो विंड्स हैं इन विंड्स के द्वारा इसका अपर्दन और अपक्षय किया गया। बहुत लंबे समय तक अपर्दन और अपक्षय हुआ तो ये घिस गया है, इसका स्वरूप बदल गया है, तो आप इसको जानते हैं अब अवशिष्ट पर्वत के तौर पर। सबसे प्राचीन पर्वतमाला आपके पास यही है, ठीक है, यही है, याद रखिएगा। और फीचर क्या है, और फीचर समझिए, देखिए इसका जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक इज गुरु शिखर। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह गुरु शिखर है, गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पड़ती है सर, इन माउंट आबू, और माउंट आबू कहाँ है सर, राजस्थान में। तो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722 मीटर। और यहीं दिलवाड़ा के जैन मंदिर आपको देखने को मिल जाते हैं। जो दिलवाड़ा है, इस दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है सर, माउंट आबू में, ठीक है भाई, याद रखिएगा। तो अरावली पर्वतमाला बना कैसे था, बलन के थ्रू। अभी कैसा है, एक अपशिष्ट पर्वत के तौर पर है, ओल्डेस्ट माउंटेन है, सबसे प्राचीन पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है, ध्यान रखिएगा, माउंट आबू में है, 1722 मीटर ऊंचा है। और दिलवाड़ा के जैन मंदिर आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। जो दिलवाड़ा है इसके जैन मंदिर आपको यहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। चलिए अब हम एक मैप बनाते हैं और इस मैप के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका विस्तार कहाँ पर है। देखो ये हमारा प्यारा सा भारत है, और प्यारे से भारत के मैप को आप जितनी बार बनाएंगे उतना बेहतर आपसे बनता जाएगा। यहाँ पर अगर आप इसका विस्तार देखेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका विस्तार है, इसका विस्तार हमको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। आप बता देंगे कि ये गुजरात है, इस गुजरात में एक जगह पड़ती है पालनपुर, पालनपुर गुजरात से लेके ये यहाँ आपको देखने को मिल जाता है दिल्ली। तो इसका जो विस्तार है ये पालनपुर गुजरात से लेके दिल्ली तक देखने को मिलेगा। दिल्ली में आप इसको दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं, दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं, दिल्ली रिज। तो पूछा जा सकता है कि सर दिल्ली रिज किसका हिस्सा है, आप बता देंगे दिल्ली रिज अरावली का हिस्सा है। किसका है सर, अरावली का हिस्सा है। इसी में रायसीना हिल्स आपने पढ़ा होगा, एक शब्द बहुत पढ़ते हैं सर, विच इज और रायसीना हिल्स। और रायसीना हिल्स पे ही आपके पास क्या है, राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति भवन कौन सी पर्वत श्रृंखला पे बना हुआ है, आप बता देंगे अरावली पर्वत श्रृंखला पर। अरावली पर्वत श्रृंखला का जो उत्तरी विस्तार है यहाँ पर ये दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है और यहीं पर राष्ट्रपति भवन है, याद रखिएगा। तो इसका गुजरात से लेकर दिल्ली तक अगर आपसे कोई पूछ सकता है इसकी लंबाई कितनी है तो लंबाई आप बता देते हैं
ये 1100 किलोमीटर देखने को मिलेगा, ठीक है, 1100 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाता है। इसका जो पश्चिमी पार्ट है, इसका ये वाला जो पार्ट है ना सर, पश्चिमी पार्ट, दिस इज योर डेजर्ट, ये पूरा का पूरा मरुस्थल है, मरुस्थल। और ये राजस्थान का 60% हिस्सा है, 60% पार्ट आपके पास डेजर्ट है, मरुस्थल है। और इस मरुस्थल का नाम ही आपके पास थार है। तो थार डेजर्ट का विस्तार कहाँ है? भारत और पाकिस्तान में। ये कैसा है? ये ट्रॉपिकल डेजर्ट है, याद रखिएगा, ये ट्रॉपिकल डेजर्ट है। ये आपके पास उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है और हॉट डेजर्ट है, हॉट। ये एक गर्म मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करते हैं इसका जो पूर्वी भाग है, इसके पूर्वी भाग में इधर हमें मेवाड़ प्लेट्यू देखने को मिलेगा। इधर आपको देखने को मिल जाता है मेवाड़ प्लेट्यू, जो एक फर्टाइल लैंड है, एक फर्टाइल लैंड के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। तो मेवाड़ का पठार, ठीक है। यहाँ से कुछ नदी निकलती है, जैसे अगर आप लोग देखेंगे तो एक नदी निकलती है इधर से, लूनी नदी, है ना। यहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है, लूनी नदी। और इधर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बनास रिवर का उद्गम होता है, बनास नदी। तो लूनी और बनास इससे निकलने वाली नदियां हैं, ध्यान रखिएगा। लूनी नदी आपके पास एक ऐसा बोला जाता है कि इनलैंड रिवर है, इनलैंड रिवर, मतलब ये मैदान से ही उद्गम होती है और मैदान में ही इसका जाकर आपके पास समापन हो जाता है। तो इनलैंड रिवर आपको देखने को ये मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, इसका जो पश्चिमी भाग है, इसका जो दक्षिणी भाग है ये वाला, इसकी हाइट ज़्यादा है, ये ऊंचा है, ऊंचा भाग है, ठीक है, ऊंचा। और इसकी ऊंचाई कम है, जो उत्तर वाला रीजन है यहाँ पर आपको ऊंचाई कम देखने को मिलेगी। इसका जो दक्षिण वाला हिस्सा है, यहाँ पर मिनरल्स भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे मिनरल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं मार्बल, ये मार्बल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लाइम स्टोन, लाइम स्टोन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और जैसे कॉपर आपको देखने को मिल जाएगा, कॉपर, मैग्नीशियम, सिल्वर। तो इसका जो दक्षिण वाला हिस्सा है, यहाँ पर मिनरल ज़्यादा पाए जाते हैं, इनकी ऊंचाई कम है। और उत्तर वाला जो हिस्सा है ये आपके पास घिस चुका है, ये इसका अपर्दन हो चुका है, तो यहाँ पर ऊंचाई आपको कम देखने को मिलेगी। तो ये इनलैंड रिवर है, ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली रिज, इसकी जो गुरु शिखर है, ये गुरु शिखर भी आपको यहीं देखने को मिल जाता है। गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है इसकी, 1722 मीटर है गुरु शिखर, ठीक है। और जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं वो भी आप लोगों को यहीं देखने को मिलेंगे। इसके कुछ लोकल नेम है, लोकल नेम, ये आपसे कोई पूछ सकता है, भाई आप इसके लोकल नेम यहाँ पे बता दीजिए, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले आपको याद क्या रहेगा सर? अरावली पर्वत श्रृंखला। इसका विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विस्तार आपको देखने को मिल रहा है सर किधर? तो विस्तार आपको देखने को मिलेगा जो गुजरात है, इस गुजरात से लेके दिल्ली तक देखने को मिल जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 1100 किलोमीटर है। हाईएस्ट पीक क्या है सर? तो हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगा गुरु शिखर, 1722 मीटर ऊंची है, जो कि आपको माउंट आबू देखने को मिलेगा। इन दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। उत्तरी भाग इसका घिस चुका है, दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी भाग ऊंचा है, मिनरल्स भी आपको ज़्यादा यहीं देखने को मिलेंगे। तो दक्षिणी भाग है, इसी में आपको मिनरल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इस बात पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतने सारे मिनरल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सारे के सारे मार्बल, लाइमस्टोन, कॉपर, ये सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। मरुस्थल है, इनलैंड रिवर, लूनी और बनास नदियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो आई होप कि इसके बारे में आपको सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना, सारी चीज़ आपके यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलो, देखिए एक जगह का नाम आपको याद रखना है, अलवर। अलवर, तो अलवर में ये हर्षनाथ की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं, हर्षनाथ की पहाड़ी। और एक जगह आपको याद रखनी है, उदयपुर। उदयपुर, यहाँ पर ये जरगा पहाड़ी के नाम से जानी जानी जाती है, जरगा पहाड़ी। तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में लगभग सारी बातें जो यहाँ पर हो सकती हैं हमने आपसे डिस्कस कर दी हैं। आई होप कि अरावली आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है बचा पार्टी। और ऐसी उम्मीद भी है कि आपको लगभग सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, हम सबको बहुत बेहतर तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद सेकंड नंबर पर, विंध्यन। विंध्यन श्रेणी या विंध्याचल रेंज।
देखिए, एक संस्कृत भाषा का शब्द है विघ्न, उससे आपके पास ये बना हुआ है विंध्याचल, इसलिए इसका नाम आपके पास क्या पड़ गया, विंध्याचल पड़ गया है। समझिएगा, ये कहाँ पर है, देखो जैसे अपना प्यारा सा भारत है, इस प्यारे से भारत में एक पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलेगा, ये है सतपुड़ा, दिस इज योर सतपुड़ा, ठीक है, एंड सतपुड़ा एंड दिस इज योर विंध्याचल, ये है विंध्यान, है ना, विंध्याचल रेंज। तो ये विंध्याचल रेंज है क्या, क्या है, दिस इज अ ब्लॉक माउंटेन। ये कैसा है सर, एक ब्लॉक माउंटेन है, एक भ्रंसोत पर्वत है, भ्रंसोत पर्वत एक ब्लॉक माउंटेन के तौर पर देखने को मिलेगा। होता क्या है कि जब कोई भूभाग नीचे धस जाता है, कोई भूभाग नीचे धस जाता है, जैसे समझिए ये कोई पूरा स्थलखंड था, पूरा का पूरा स्थलखंड, अब इस स्थलखंड में हुआ क्या, इस स्थलखंड में ये वाला जो हिस्सा है ये इस तरीके से नीचे धस गया, ये वाला हिस्सा है ये इस तरीके से नीचे धस गया, तो ये ऊपर वाला हिस्सा एंड ये ऑल्सो यार ऊपर वाला हिस्सा। समझिए जब कोई स्थलखंड नीचे धस जाता है तो ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज योर वैली, वैली, और ये आपके पास क्या हो गया, माउंटेन, और ये आपके पास क्या हो गया, माउंटेन। जब कोई भूभाग भूगर्भीय कल्चर के कारण नीचे धस जाता है तो उसका जो गहरा हिस्सा है ये घाटी बन जाती है, ठीक है, ये फॉल्ट बना यहाँ पर, तो ये बन गया आपके पास क्या, भ्रंश, और इससे बनने वाली घाटी आपके पास हो गई भ्रंश घाटी, विच इज नर्मदा। इसके एक साइड बना आपके पास क्या, विंध्याचल, और एक साइड इसके पास बना क्या, सतपुड़ा। इस तरीके से जैसे ये आपके पास क्या है, विंध्याचल, ये आपके पास क्या है, सतपुड़ा, और बीच में ये नर्मदा रिफ्ट वैली आपके पास बन गई है। तो ये ब्लॉक माउंटेन के तौर पर बना था, लेकिन अभी कैसा है, अभी ये एक रेसिडुअल माउंटेन है, अभी ये भी आपके पास एक अवशिष्ट पर्वत के तौर पर जाना जाता है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप लोग बता सकते हैं कि जो गुजरात है, इस गुजरात से लेकर बिहार तक, गुजरात से लेकर बिहार तक आपको देखने को मिल जाता है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, हाईएस्ट पीक, तो विच इज योर सद्भावना, जो सद्भावना चोटी है, सद्भावना चोटी, ये हाईएस्ट पीक है, और ये 752 मीटर है, 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो हाईएस्ट पीक इस सद्भावना चोटी है ना, हाईएस्ट पीक आपका क्या है, सद्भावना चोटी है, याद रखिएगा। देखो भाई, ये विंध्याचल पर्वतमाला आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ ये गुजरात है, इस गुजरात से लेके इधर तक ये बिहार वाला जो रीजन है, इस बिहार तक आपको देखने को मिल जाता है। देखिए इस तरीके से, जैसे ये विंध्याचल, विंध्याचल, ये आपके पास भांडेर, भांडेर, फिर ये कैमूर, कैमूर, और फिर आपके पास ये पार्सनाथ, ये पार्सनाथ, ये इसका विस्तार है, ये इसका पूरा का पूरा एक्सटेंशन है। ये विंध्याचल है। आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई विंध्याचल, तो बेटा विंध्याचल एक बहुत छोटे से एरिया में है। फिर आपको देखने को मिल जाता है भांडेर, तो भांडेर किसका हिस्सा है, तो भांडेर इसी का हिस्सा है। फिर आपको देखने को मिल जाता है कैमूर, तो कैमूर किसका हिस्सा है, इसी का, और ये आपको देखने को मिलेगा एक पारसनाथ, एक पारसनाथ। तो पारसनाथ को हम लोग विंध्याचल के साथ में पढ़ते तो हैं, पारसनाथ को विंध्याचल के साथ में पढ़ते तो हैं, लेकिन ये पार्ट ऑफ छोटा नागपुर है। ये किसका है सर, ये छोटा नागपुर का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, जो छोटा नागपुर प्लेटू है इसका हिस्सा है। फिर इसको पढ़ना क्या होता है बच्चा, देखो जो कैमूर है और पारसनाथ है, इनके बीच में इस तरीके से एक नदी जाती है, विच इज योर सोन रिवर। तो पूछा जाता है ऐसी कौन सी नदी है जो कैमूर और पारसनाथ के बीच से जाती है, ये सोन रिवर है। तो विंध्याचल, भांडेर, यहीं पर इसका एक हाईएस्ट पीक है, विच इज योर सद्भावना पीक, जो कि 752 मीटर ऊंची है, और दमोह में आपको देखने को मिल जाती है, दमोह, और पार्ट ऑफ भांडेर श्रेणी है, पार्ट ऑफ भांडेर श्रेणी, ठीक है। ये भांडेर श्रेणी लगभग आपको 650 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलेगी, और जो कैमूर है ये लगभग आपको 750 के आसपास मीटर ऊंचा देखने को मिल जाता है। अगर आप इसकी एवरेज हाइट की बात करेंगे तो इसकी खुद एवरेज हाइट आपको लगभग 700 मीटर के आसपास देखने को मिलेगी, नियर बाई 700 मीटर ऊंची ये देखने को मिल जाती है। गुजरात से लेकर बिहार तक इसका विस्तार है। कौन कौन से स्टेट कवर करती है, स्टेट, अगर राज्य आपसे कोई पूछ लेता है तो बच्चा समझिएगा कि सबसे पहले हम लोग कह देंगे सर गुजरात, के बाद एमपी, के बाद सीजी, ठीक है, सीजी, और फिर
यूपी में भी आपको देखने को मिल जाता है, यूपी, ये इसका एक्सटेंशन है। और आप कह सकते हैं कि हमारा जो बिहार और झारखंड है, यहाँ पे इसका विस्तार देखने को मिलेगा, किसका, विंध्याचल श्रेणी का। तो कैसे बना है सर, एक बृहस्पति पर्वत के तौर पर, आज कैसे जाना जाता है, रेसिडुअल माउंटेन के तौर पर, गुजरात से लेकर बिहार तक विस्तार है। हाईएस्ट पीक सद्भावना चोटी है, 752 मीटर ऊंची आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें विंध्याचल, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर हम लोग मिनरल्स की बात करते हैं तो हमको एक तो लाइम स्टोन देखने को मिलेगा, चूना पत्थर, और आपको सैंड स्टोन देखने को मिलेगा, बलुआ पत्थर, इनकी अधिकता देखने को मिल जाती है। ठीक है, अधिकता, बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है यहाँ से, जैसे आप लोग कह सकते हैं कि चंबल, बेतवा, केन, ठीक है, ये बहुत सारी नदियों का उद्गम आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। इसीलिए ये उत्तर भारत, जो उत्तर भारत है, ये उत्तर भारत और जो दक्षिण भारत है, इन नदियों के बीच में एक वाटर डिवाइडर के तौर पर कार्य करती है। आपसे कोई पूछ सकता है कि हिमालयन रिवर और पेनिनसुला रिवर के बीच में जो वाटर डिवाइडर है, इसका काम कौन कर रहा है, तो इसका काम आपको देखने को मिलेगा विंध्याचल पर्वतमाला करती है। ठीक है, कौन करता है सर, विंध्याचल पर्वतमाला करती है। तो यहाँ से क्या क्या बन सकता है, वो लगभग सारे सवाल आपके सामने हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कैसे बनी, कौन से मिनरल पाए जाते हैं, ठीक है, कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन सी श्रेणी इसका हिस्सा है, कहाँ से लेके कहाँ तक इसका विस्तार आपको देखने को मिल रहा है। तो बच्चा देखिए, ज्योग्राफी का मतलब आपके पास यही होता है कि आप हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझें, है ना, बहुत अच्छे तरीके से हमको चीज़ों को समझना होता है। भूगोल का मतलब ही यही होता है। तो अब हम कहानी स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर वेस्टर्न सॉरी सतपुड़ा रेंज को लेकर। देखिए, जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, इसके अंतर्गत हम अभी ये वाला टॉपिक आपसे डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज योर विंध्यन रेंज, ये विंध्याचल रेंज है। इसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगी सतपुड़ा, सतपुड़ा मेकल, और इसके बीच में आपको देखने को मिल जाता है नर्मदा रिफ्ट वैली। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सतपुड़ा। अगर हम इसके नाम के पीछे जाएंगे, जो नाम है सतपुड़ा, आप इसको देखेंगे तो ये आपको बताता है कि जो 7 पहाड़ी हैं, इन 7 पहाड़ियों से मिलकर बनने वाली जो पर्वत श्रृंखला है, आपके पास सतपुड़ा है। ठीक है, सतपुड़ा कैसा पर्वत है, कैसा, तो अगर हम बात करते हैं ओरिजिन कि इसका जो ओरिजिन हुआ या इसका जो उद्गम हुआ, उद्गम के समय यह एक ब्लॉक माउंटेन हुआ करता था। कैसा सर, एक ब्लॉक माउंटेन, एक बृहस्पति पर्वत। ब्लॉक माउंटेन क्यों सर, देखो ऊपर जो है ये विंध्याचल पर्वतमाला, नीचे आपको देखने को मिला है सतपुड़ा, इनके बीच में एक घाटी आपको देखने को मिलती है विच इज योर नर्मदा रिफ्ट वैली। तो जहाँ भी कहीं रिफ्ट बनेगा, जहाँ भी कहीं आपके पास दरार बनेगी, तो दरार के पास में बनने वाले जो पर्वत होते हैं वो ब्लॉक माउंटेन होते हैं। इनकी प्रोसेस सेम है कि एक हिस्सा नीचे धंसेगा और उससे के नीचे धंसने के बाद आसपास के जो भूभाग हैं ये ऊपर हो जाते हैं, वह पर्वत हो जाते हैं। तो जैसे विंध्याचल बना है वैसे ही आपके पास सतपुड़ा बना हुआ है, एक ब्लॉक माउंटेन है। कैसा है सर, ये एक ब्लॉक माउंटेन है। लेकिन अभी स्थिति क्या है, अगर हमसे कोई पूछता है कि वर्तमान में ये ब्लॉक है, कैसा है, नहीं, वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत है, एक रेसिडुअल माउंटेन के तौर पर जाना जाता है, अवशिष्ट पर्वत के तौर पर इसकी पहचान है। इसकी लंबाई कितनी है, आपसे कोई पूछ सकता है, तो लंबाई आपको देखने को मिलेगी लगभग 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं सर एवरेज हाइट, तो एवरेज हाइट आपको देखने को मिलेगी 625 मीटर, 625 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है सतपुड़ा। इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा सर कहाँ पर, देखिए इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाता है सबसे पहले गुजरात, गुजरात, गुजरात के बाद हमारा मध्य प्रदेश, ये एमपी, और एमपी के बाद आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़। तो ये 3 जगह आपको देखने को मिल रहा है, एक देखने को मिल रहा है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ब्लॉक माउंटेन है। यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है, वो हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिल जाती है धूपगढ़। धूपगढ़ चोटी हाईएस्ट पीक है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। इसके बाद आ जाता है चौरागढ़, सेकंड नंबर पर आपको देखने को मिलेगा चौरागढ़, जिसकी ऊंचाई आपको 1322 मीटर देखने को मिल जाती है। ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों पार्ट ऑफ
महादेव पर्वत है। जो महादेव पर्वत है, इस महादेव पर्वत का हिस्सा है। धूपगढ़ भी इसी का हिस्सा है, चौरागढ़ भी इसी का हिस्सा है। तो जब भी आपसे कोई पूछता है इसके बारे में, जो हमारा सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस है, आप इसके बारे में बता देंगे बहुत अच्छे तरीके से कि कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सतपुड़ा माउंटेन रेंज आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये बात आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, इसके जो फैक्ट हैं, रेसिडुअल माउंटेन है, वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत के तौर पर जाना जाता है। 900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, एवरेज हाइट 625 मीटर है। धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ अगर हम बात करते हैं रिवर्स की, तो इसमें से आपको कुछ नदियाँ देखने को मिल जाती हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं तो एक नदी है बरधा, जो बरधा रिवर है वो इसी का हिस्सा है। बरधा के साथ में एक नदी आपको देखने को मिलेगी, बैनगंगा, बरधा, बैनगंगा, पेंच, ठीक है, पेंच ये, और तापी, ठीक है, तापी। ये कुछ मेजर रिवर हैं जो इससे निकलती हैं। अगर हम यहाँ पर पाए जाने वाले मिनरल्स की बात करते हैं, खनिज, तो खनिज में कॉपर आपको देखने को मिल जाएगा, कॉपर। कॉपर के साथ में मैग्नीज हमको देखने को मिल जाएगा, मैग्नीज। यहाँ पे हमको डोलोमाइट देखने को मिल जाएगा, कॉपर, डोलोमाइट, मैग्नीज। क्योंकि यहाँ हमको धारवाड़ रॉक सिस्टम देखने को मिल जाता है, इस वाले रीजन में आपको धारवाड़ रॉक सिस्टम देखने को मिलेगा, एंड कोयला भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में ये इतने सारे फैक्ट हैं, अगर आप इनको याद रख लेते हैं तो पेपर में बहुत आसानी हो जाती है। सतपुड़ा पर्वतमाला गुजरात से लेके छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार है। लंबाई 900 किलोमीटर है, 625 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है, जो कि महादेव पर्वत पचमढ़ी में अवस्थित है। यहाँ से बरधा, बैनगंगा, पेंच, तापी नदी निकलती हैं। कॉपर, मैग्नीज, डोलोमाइट इसके लिए फेमस है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर हम इस पर्वतमाला के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं तो समझिएगा, जैसे ये आपका प्यारा सा मध्य प्रदेश है, और इस प्यारे से मध्य प्रदेश को हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इस मध्य प्रदेश में इसका जो विस्तार है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस तरीके से विस्तारित है। इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार हमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये वाली जो श्रेणी है, ये, इसको आप लोग जानते हैं राजपीपला। इसका नाम है राजपीपला। या आपसे कोई पूछ सकता है, जो गुजरात है, इस गुजरात में सतपुड़ा को आप कैसे जानते हैं? हम सतपुड़ा को राजपीपला पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इस राजपीपला पहाड़ी के बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, ये हमको देखने को मिलता है सर सतपुड़ा पर्वत के नाम से। मध्य प्रदेश में इसका जो नाम है, यह हमको सतपुड़ा देखने को मिलेगा कि ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज है। एमपी में ही इसका ये नाम देखने को मिल जाता है। इसी सतपुड़ा पर्वत का एक हिस्सा है, आप इसी को देखेंगे तो इसी का यहाँ पर एक हिस्सा है, और इस हिस्से को आप लोग जानते हैं महादेव पर्वत के नाम से। ये वाला जो हिस्सा है ये जाना जाता है महादेव पर्वत, और यहीं पर है धूपगढ़, इसी में है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। तो सबसे पहले राजपीपला, इसकी हाईएस्ट पीक है चूलियागिरी, है ना। इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है चूलियागिरी। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि गुजरात में सतपुड़ा पर्वतमाला की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ये है चूलियागिरी। चूलियागिरी किसका हिस्सा है? ये राजपीपला का हिस्सा है। महादेव पर्वत किसका हिस्सा है? ये सतपुड़ा का हिस्सा है। मध्य सतपुड़ा आप इसको कह सकते हैं, इसका हिस्सा है धूपगढ़। इस धूपगढ़ की ऊंचाई आपको देखने को मिलती है 1350 मीटर। इसी के साथ में एक और पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम आपको देखने को मिलेगा चौरागढ़। इस चौरागढ़ की जो ऊंचाई है ये है 1322 मीटर, और ये 1322 मीटर ये भी आपको पचमढ़ी में देखने को मिल जाता है। यहाँ वाला जो हिस्सा है, इस साइड छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग जानते हैं इस तरीके से मेकल पर्वतमाला के नाम से। ठीक है, आप इसको जानते हैं, इसका नाम है मेकल। तो देखिए, सतपुड़ा पर्वतमाला के अलग अलग नाम है। छत्तीसगढ़ में मेकल के नाम से जानती है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है अमरकंटक। और अमरकंटक की ऊंचाई है 1050 मीटर। कहीं कहीं पर ये 1065 मीटर भी देखने को मिल जाती है।
ये वही अमरकंटक है, ये वही अमरकंटक है। यहाँ से 3 रिवर, जिसमें आप लोग कह सकते हैं कि एक रिवर की जब हम लोग बात करेंगे तो नर्मदा रिवर, इसका ओरिजिन यहीं से होता है, नर्मदा। नर्मदा के बाद जो जोहिला रिवर है, इस जोहिला रिवर का यहीं से ओरिजिन होता है। और जो सोन रिवर है, ये इसका ओरिजिन यहीं से होता है। तो सतपुड़ा पर्वतमाला इस तरीके से पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर आपके पास फैली हुई है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं, सर कितनी लंबाई है, तो लंबाई आपको देखने को मिलेगी 900 किलोमीटर। और एवरेज अगर हम हाइट की बात करते हैं तो ये 625 मीटर आपको देखने को मिल जाती है, 625 मीटर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमको ग्वालीगढ़ की हिल्स भी देखने को मिलेंगी। आप इसमें जैसे ही आगे जाएंगे तो इसी में आपको ग्वालीगढ़ की हिल्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर ग्वालीगढ़ की हिल्स है, यही हमको बुरहानपुर पास देखने को मिलेगा, बुरहानपुर दर्रा। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे पठार हैं, इसमें काफ़ी सारे पठार आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हम इस तरीके से जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपको बड़वानी का पठार देखने को मिल जाएगा। यहीं हमको एक बड़वानी का पठार देखने को मिलेगा। यहीं पर हमको एक बुरहानपुर का पठार देखने को मिल जाता है, बुरहानपुर का पठार आपको देखने को मिलेगा, बुरहानपुर। इसी में हमें देखने को मिल जाता है सिवनी का पठार, ठीक है, सिवनी का पठार या सिवनी प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा। इसी में हमको देखने को मिल जाता है छिंदवाड़ा का पठार, प्लेट्यू ऑफ छिंदवाड़ा, ठीक है। यहीं हमको देखने को मिलेगा बालाघाट प्लेट्यू। तो इसमें काफ़ी सारे पठार भी हैं, लगातार बहुत सारे पठार हैं। बड़वानी का पठार है, बुरहानपुर का पठार है, सिवनी है, छिंदवाड़ा है, बालाघाट है, ये प्लेट्यू भी आपको देखने को मिलेंगे। इंटर माउंटेन प्लेट्यू के नाम से आप लोग जानते हैं, अंतर पर्वतीय पठार। यहाँ एक ग्वालीगढ़ हिल्स है, ग्वालीगढ़ हिल्स, ठीक है। तो जो ग्वालीगढ़ हिल्स है, ये ग्वालीगढ़ हिल्स आपसे कई बार पूछी जाती है, बिकॉज इधर आपके पास एक चोटी है जिसे आप लोग जानते हैं ग्वालियर हिल्स के नाम से, ठीक है। आप इसे जानते हैं ग्वालियर हिल्स के नाम से, ग्वालियर पहाड़ी, ठीक है। ये आपका बुंदेलखंड वाला रीजन है। यहाँ पर हम बुंदेलखंड की बात करेंगे, बुंदेलखंड। ये वाला जो हिस्सा है सर, ये बघेलखंड वाला हिस्सा है, बघेलखंड। ये पूरा मालवा, ये पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज योर मालवा वाला रीजन, इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसी में आपको विंध्याचल पर्वत देखने को मिलती है। तो विंध्याचल के नीचे हमको सतपुड़ा देखने को मिल रहा है। इसको गुजरात में आप राजपीपला के नाम से जानते हैं। ये कैसा है सर, ये एक ब्लॉक माउंटेन के तौर पर उत्पत्ति हुई थी, एक ब्लॉक माउंटेन के तौर पर इसकी उत्पत्ति हुई थी। और आज कैसा जाना जाता है, आज के समय पर एक रेसिडुअल माउंटेन है, एक अवशिष्ट पर्वत के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। इसका ये जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में अगर आप देखेंगे तो इसके पूर्वी भाग में हमको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिल जाती है। इसका जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलेगी। और इसका जो पश्चिमी भाग है, जो वेस्टर्न पार्ट है, इस वेस्टर्न पार्ट में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाती है, ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ ये मिनरल्स में काफ़ी ज़्यादा रिच है, बहुत रिच है ये मिनरल में, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर मिनरल्स की बात करेंगे तो काफ़ी सारे मिनरल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर सिर्फ बालाघाट की बात की जाए तो इस बालाघाट में, सिर्फ बालाघाट में आपको कॉपर, ठीक है, कॉपर की माइन देखने को मिलेंगी, कॉपर, मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज। यहाँ आपको छिंदवाड़ा, सिवनी, ठीक है, यहाँ मार्बल आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि गुजरात से लेकर ये छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। हमारा पचमढ़ी, आपसे कोई पूछ सकता है सर पचमढ़ी कहाँ है? पचमढ़ी महादेव पर्वत का हिस्सा है। देखिए, इसको लेकर बहुत सारे सवाल बने हैं। अगर हम इसकी थोड़ा सा पचमढ़ी के मैप की बात करते हैं, बच्चा आप इसको लिख लीजिए अच्छे तरीके से कि राजपीपला, सतपुड़ा, मेकल, ठीक है, धूपगढ़ इसी का हिस्सा है, चौरागढ़ इसी का हिस्सा है। इस एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ साल सागौन के बनों की अधिकता देखने को मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ हैं, बहुत सारी रिवर जनजातियाँ आपको देखने को मिलेंगी, चाहे भले आपके पास वो बैगा हो, ठीक है, भारिया हो, ठीक है, बैगा, भारिया, गोंड, ये जनजाति यहीं आपके पास है। पीछे आ जाएंगे तो आपको भील जनजाति भी देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, आप इस एरिया को याद रखिए, ठीक है भाई। चलिए, तो सतपुड़ा पर्वतमाला आपको याद हो सकता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे सतपुड़ा पर्वतमाला है, इस सतपुड़ा पर्वतमाला में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है सतपुड़ा रेंज से, विच इज योर पचमढ़ी। पचमढ़ी को लेकर अभी तक इतने सारे सवाल बने हुए हैं। पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, पचमढ़ी इज हिल स्टेशन, ठीक है, हिल स्टेशन ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का एक पर्वतीय शहर है।
दिक्कत क्या है बच्चा इसको लेकर, देखिए आपसे कोई पूछेगा ये कहाँ है, तो डिस्ट्रिक्ट जब भी पूछा जाता है बच्चा होशंगाबाद है। किस जिले में ये आता है? होशंगाबाद जिले में। अगर आपसे कोई पूछ जाता है कौन सी माउंटेन रेंज है, कौन सी माउंटेन रेंज है, तो माउंटेन रेंज की जब भी बात आती है हम लोग सतपुड़ा लगा देते हैं। क्या लगाना होता है हमको बेटा? सतपुड़ा रेंज लगाना होता है, क्योंकि एक्चुअल में ये सतपुड़ा रेंज का ही हिस्सा है। लेकिन कभी कभार वो आपको दे देता है महादेव, ठीक है, कभी कभी आपको दे देता है महादेव हिल्स। एक्चुअल में ये अवस्थित महादेव हिल्स पे है, और महादेव हिल्स किसका हिस्सा है सर? सतपुड़ा का हिस्सा है। तो अब सर सवाल क्या लगाए, सवाल क्या लगाए? अप्रोप्रिएट जाना है। देखिए अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा है, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा है तब नो डाउट आप लोग नर्मदापुरम लगा देंगे, क्योंकि इसका जो नाम हो गया है अब नर्मदापुरम हो गया है। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपसे कोई माउंटेन रेंजेस पूछता है तो माउंटेन रेंजेस में बेटा आपको सतपुड़ा लगा देना है। लेकिन अक्सर कोई आपसे सिर्फ एक माउंटेन पूछता है, सिर्फ आपसे एक पर्वत पूछता है कि कौन से माउंटेन का हिस्सा है, तब आपको लगा देना है महादेव, महादेव। देखिए पचमढ़ी इसलिए फेमस है क्योंकि यह एक हिल स्टेशन है, यह एक हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का। यहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल होती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है, मैक्सिमम जो रेनफॉल होती है वो यहीं होती है, विच इज़ योर 199 सेंटीमीटर, या करेंटली कहने लगे हैं कि 212 सेंटीमीटर। ये मध्य प्रदेश की सर टूरिस्ट कैपिटल है। आपसे कोई पूछ सकता है कि जो टूरिज्म सिटी के तौर पर आप इसको जानते हैं, यह मध्य प्रदेश की समर कैपिटल है, समर कैपिटल, क्योंकि यहीं पर ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से जानी जाती है, समर कैपिटल। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपको सतपुड़ा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा सतपुड़ा नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। यहीं आपको बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इतना सब कुछ है इस पचमढ़ी में, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और सतपुड़ा का हिस्सा है। एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो प्लीज़ आप इस पर फोकस करिए, अच्छे से पढ़िए। एक और बात आप यहाँ पे याद रखेंगे, एक और पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। जैसे देखिए ये जो आपके पास है, ये मान लीजिए हमने क्या है सर, ये विंध्यन रेंज है, दिस इज योर विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज के जस्ट नीचे आपको देखने को मिल जाता है इस तरीके से, ये आपका है सतपुड़ा, ठीक है, दिस इज योर सतपुड़ा। इनके बीच में क्या है सर? इनके बीच में है नर्मदा रिफ्ट वैली। इसके जस्ट नीचे आपको एक पर्वत श्रेणी और देखने को मिलेगी, विच इज़ नॉन एज अजंता। तो आपसे कोई पूछ लेता है कि अजंता कैसा माउंटेन रेंजेस है? अजंता ऑल्सो ब्लॉक माउंटेन, अजंता ऑल्सो ब्लॉक माउंटेन। और अजंता एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो पूरे तरीके से सिर्फ महाराष्ट्र में आती है, सिर्फ एक ही राज्य में आपके पास फैली हुई है, अजंता और एलोरा। तो अजंता और एलोरा आपके पास ब्लॉक माउंटेन रेंजेस है, ये महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इनके बीच में एक एक पठार आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से, विच इज़ योर बालाघाट। इसके बीच में आपको एक रेंज देखने को मिल जाती है, एक पठार आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ योर बालाघाट रेंज। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि बालाघाट कहाँ पर है? बच्चा बालाघाट रेंज महाराष्ट्र और एमपी दोनों में है, मध्य प्रदेश का एक जिला है, इसका नाम ही आपके पास बालाघाट है। तो ये अजंता और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है। ये पठार आपसे कोई पूछे, ये रेंज आपसे कोई पूछे, जब बता देना कि अजंता और सतपुड़ा के बीच में है। इनके बीच में ये रिफ्ट वैली है, आप इसको नर्मदा रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं, जो नर्मदा रिवर के द्वारा बनाई गई है। भारत की सबसे गहरी रिफ्ट वैली आपके पास यही है, ठीक है भाई। तो इस सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में जितने सारे फैक्ट यहाँ पर हो सकते थे हमने इसको देख लिया है। पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंतर्गत अब हम बात करते हैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्वतमालाओं के बीच में, जिसमें एक आपको देखने को मिलता है वेस्टर्न घाट। देखिए ये भारत का एक मैप है, और आप भी कोशिश कीजिए कि भारत के मैप को जितनी बार बनाएं उतनी बार बेहतर बने। ये आपका भारत है, यहाँ पर हमारा पड़ोसी श्रीलंका है। इस भारत में इस तरीके से आपको एक लाइन देखने को मिलेगी, ऐसी कुछ लाइन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये जो लाइनें आपके पास हैं, इन लाइनों को आप जानते हैं, ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज योर वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। ये आपके पास पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट। और इस साइड वाला जो नेम है ये आपको देखने को मिलेगा
ईस्टर्न घाट। ये घाट है, घाट। घाट एक्चुअल में होते क्या है, ये घाट होते क्या है, आप कह सकते हैं कि इनका जो काम है ना बच्चा, वो ये होता है कि जो कोस्टल बाउंड्री होती है, इस कोस्टल बाउंड्री को सेपरेट करते हैं, सेपरेट फ्रॉम दी मेन लैंड। जो मुख्य भूमि होती है, इस मुख्य भूमि को अलग करते हैं तटीय भूमि से। ये काम किसका है सर, घाट का है। तट क्या करते हैं, तट करते हैं मेनलैंड को जलीय क्षेत्र से अलग, और घाट करते हैं उसी तटीय बाउंड्री को मेन बाउंड्री से अलग। जैसे इनके बीच में दक्कन प्लेट्यू है, इनके बीच में दक्कन का पठार है जो कि मेनलैंड है। फिर आपको ये तटवर्ती मैदान और तटवर्ती मैदान, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन देखने को मिलेगा। तो ये घाट है, भारत में दो ही घाट हैं, एक पश्चिमी एक आपके पास पूर्वी। अगर हम लोग बात करें पश्चिमी घाट के बारे में, तो बच्चा यहाँ से आप देखेंगे इस जगह पर एक नदी आपको देखने को मिलेगी, विच इज योर तापी रिवर। इस तापी रिवर से लेके यहाँ तक हम लोग देखते हैं जो कन्याकुमारी है, इस कन्याकुमारी तक आपको यही देखने को मिलेगा। ये जो बीच वाली जगह आपको दिखाई दे रही है ना, ग्रीन ग्रीन, दिस इज योर नीलगिरी। ये आपके पास क्या है, एक नीलगिरी पर्वतमाला है, नीलगिरी पर्वत। और ये कहाँ पर है, ये बेसिकली जंक्शन पर है। आपसे कोई पूछ सकता है कि जंक्शन ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट इज नीलगिरी। जैसे इधर से ईस्टर्न घाट आता, वेस्टर्न घाट आता है, यहाँ से ईस्टर्न घाट आता है, यहाँ के आपके पास समाप्त हो जाता है, ये घाट है। इसमें आपको ऊटकमंड, ठीक है, कोडाई कनाल, ऊटी ये देखने को मिलेंगे। यहीं पर आपको कार्डेमम हिल्स देखने को मिलेंगे, जैसे आप इलायची की पहाड़ी के नाम जानते हैं। यहीं पर आपको नल्ला मलाई की पहाड़ी देखने को मिलेंगी। यहीं पर आपको अन्ना मलाई की पहाड़ी, यहीं आपको सता अगस्ता मलाई की पहाड़ी, सब कुछ देखने को मिलेगा, इसी रीजन में देखने को मिलता है। तो ये पश्चिमी घाट है। तो आपसे कोई एक सिंपल सा सवाल पूछ सकता है इस पश्चिमी घाट को लेकर कि सर आप हमें ये बता दीजिए कि पश्चिमी घाट का जो विस्तार है, ये विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है। अगर आपसे कोई विस्तार के बारे में पूछता है या एक्सटेंशन, सबसे पहला सवाल तो ही बनेगा सर इसका एक्सटेंशन कहाँ है। तो आप बता देंगे कि जो नॉर्थ है, इस नॉर्थ में तापी नदी, इस तापी रिवर से लेकर अगर हम लोग साउथ की बात करेंगे तो साउथ में केरल तक जो बेगई रिवर है, यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा, केरल तक। ठीक है भाई, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी अगर हमसे कोई लंबाई की बात करेगा तो लंबाई आपको देखने को मिल जाती है लगभग, ये आपके पास फैला हुआ है, ये आपके पास फैला हुआ है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलेगी। अगर एवरेज हाइट की आपसे कोई बात करता है कि सर एवरेज हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट हमको देखने को मिल जाती है लगभग 900 मीटर। औसत ऊंचाई 900 मीटर देखने को मिलेगी। समझिए, ये वेस्टर्न घाट है, ये पश्चिमी घाट है। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, फॉर्मेशन तो आप लोग कहेंगे इसका फॉर्मेशन हुआ है कगार के माध्यम से, कगार, या आप कह सकते हैं भ्रंश के माध्यम से, भ्रंश। सर यहाँ भ्रंश कहाँ से आ गया बच्चा, ये वाला हिस्सा अफ्रीका के पास में था और अफ्रीका से जैसे ही अलग हुआ, अफ्रीका से टूटा, तो ये वाला हिस्सा आपके पास बन गया। तो ये कगारी भाग है, ये कगारी भाग है, ध्यान रखिएगा। जो पश्चिमी घाट है ना सर, ये पश्चिमी घाट, ये इसका स्लोप बहुत तीव्र है, स्लोप बहुत स्टीप है। आपसे कोई पूछ सकता है कि इसका ढाल कैसा है, ढाल तीव्र है, तीव्र मतलब ये खड़ी ढाल वाला घाट है, खड़ी ढाल, ठीक है, खड़ी ढाल है। और ये बहुत मतलब ये लगातार है, बहुत लगातार आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग छोटी छोटी चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं भाई, इसका विस्तार कहाँ है। तो आप बता देंगे इसका विस्तार हमको जो ताप्ती नदी है, इस ताप्ती नदी से लेकर कहाँ तक देखने को मिलेगा, दक्षिण में केरल तक। लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। एवरेज हाइट कितनी है, 900 मीटर देखने को मिलेगा। जैसे आप पश्चिम से दक्षिण की ओर जाएंगे, ऊपर से उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे, इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई कम होने लगेगी। मतलब इसकी विड्थ इधर ज़्यादा है, इधर, और इधर आपके पास विड्थ क्या है, कम है। जैसे आप दक्षिण की तरफ आएंगे तो दक्षिण में आपको यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो आपको देखने को मिलेगी अनाईमुडी, ठीक है, एक आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी अनाईमुडी, और एक आप लोगों को देखने को मिलेगा दोदा बेटा, दोदा बेटा। इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। और इधर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर आपको जैसे हरिश्चंद आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं पर आपको कालसूबाई देखने को मिलेगी, जो कलसूबाई है ये आपको ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग इधर आते हैं तो कुद्रेमुख,
कुद्रेमुख देखने को मिलेगी, इसी में आपको पुष्पगिरी देखने को मिल जाती है, पुष्पगिरी। यहीं आपको महाबलेश्वर देखने को मिलेगा, महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर। यहीं आपको नासिक देखने को मिलेगा, नासिक, यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है, ठीक है। महाबलेश्वर, कृष्णबलेश्वर, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। तो विस्तार, उत्तर में ताप्ती नदी से लेके दक्षिण में केरल तक, लंबाई 1600 किलोमीटर है, एवरेज हाइट 900 मीटर है। फॉर्मेशन आप बता सकते हैं भ्रंशन के द्वारा बना है। इसका स्लोप बहुत तीव्र है, बहुत गहरा ढाल है, खड़ी ढाल के लिए जाना जाता है। अनाईमुड़ी दूधो बेटा इसकी हाईएस्ट पीक है, एक है 2697, एक आपको 26 कुछ 35-37 मीटर के आसपास देखने को मिलेगी, तो काफ़ी ऊंचा है। हरिश्चंद्र, कालसूबाई, ये वेस्टर्न घाट के बारे में कुछ बातें हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। चलिए देखिए, जो वेस्टर्न घाट है, हम अगली स्लाइड ले लेते हैं। जो पश्चिमी घाट है, इसी पश्चिमी घाट का एक नाम और है सह्याद्री, सह्याद्री पर्वतमाला। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि विच इज सह्याद्री पर्वतमाला। सह्याद्री पर्वतमाला आपके पास बेटा यही है, सह्याद्री आप इसी को कहते हैं, समझिए। जैसे ये हमारा प्यारा सा भारत है, और इस प्यारे से भारत में जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट को आप जानते हैं सह्याद्री के नाम से। इसमें बेसिकली हम दो नाम दिए गए हैं इसको, एक आपके पास है उत्तरी सह्याद्री, एक आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी सह्याद्री। जैसे ये गोवा वाली जगह है ना, यहाँ से ये 16 डिग्री लेटीट्यूड है, और जो 16 डिग्री लेटीट्यूड है ये गोवा के पास से चलती है। ये इसको दो भागों में डिवाइड करता है। ऊपर वाला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ सह्याद्री, ठीक है, नॉर्थ सह्याद्री, और नीचे वाला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी सह्याद्री, साउथ सह्याद्री, ठीक है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कालसूबाई। तो पूछा जाता है कि कालसूबाई किसकी हाईएस्ट पीक है, ये उत्तरी सह्याद्री की है। यह आपको देखने को मिलेगा कुद्रेमुख। तो जो कुद्रेमुख है ये दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। ये बेटा गोवा है, गोवा से ये दो भागों में डिवाइड होता है, एक उत्तरी सह्याद्री, एक आपके पास दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से जैसे हम दक्षिण की तरफ जाएंगे, दक्षिण की तरफ जाने पर बेटा दो चीज़ें होती हैं, दो। एक तो इसकी विड्थ जो है ना ये कम होने लगती है, चौड़ाई कम होने लगती है, और इसकी जो हाइट है ये हाइट बढ़ने लगती है, ऊंचाई बढ़ने लगती है। यहाँ पर जो फॉरेस्ट है ये फॉरेस्ट में सघनता होने लगती है, और जो रेनफॉल है ये रेनफॉल भी नीचे जाने पर ज़्यादा होने लगती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा। यहाँ आप जाएंगे तो इसकी ऊंचाई बढ़ने लगेगी, चौड़ाई कम होने लगेगी, वर्षा की मात्रा बढ़ने लगेगी, नेचुरल वेजिटेशन आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस वाले रीजन में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ये वाला जो रीजन है ना दक्षिण वाला, यहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ के जो वन पाए जाते हैं आप इनको सेल्वास फॉरेस्ट के नाम से, यहाँ पर एक वन पाया जाता है विच इज और सेल्वा वन। तो सेल्वा फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। इस रीजन में आपको जो चंदन है, इस चंदन के वृक्ष देखने को मिल जाएंगे, चंदन के वन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ हमको काफ़ी सारी नदियों का उद्गम होता है, इससे बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो गोदावरी नदी का उद्गम होता है, यहाँ से जो कावेरी नदी है, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये बहुत सारी नदियों का उद्गम आपके पास हो रहा है। तो काफ़ी सारी नदियाँ हैं। यहाँ पर्यटन स्थल भी काफ़ी सारे हैं। जैसे आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो नासिक, ठीक है, पुणे, बॉम्बे, ये सब आपको यहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप जाते हैं कर्नाटक में तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, चिकमंगलूर जिला आपको देखने को मिलेगा। ऐसा बोला जाता है कि जो चिकमंगलूर है ना, जो चिकमंगलूर है, इस चिकमंगलूर में एक पहाड़ी पाई जाती है मलाईगिरी, और इस मलाईगिरी को हाईएस्ट पीक माना जाता है। वैसे हम दोदा बेटा और अनाईमुडी के आसपास ही रहते हैं, क्योंकि भले ये दक्षिण भारत में है। तो वेस्टर्न घाट में इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ये सब कुछ यहाँ पे पाया जाता है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखिए, और ऐसी मुझे उम्मीद है कि पूरी कहानी आपको समझ में आ रही होगी, है ना। ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरी कहानी आपको समझ में आ रही होगी। किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। देखो दिक्कत कैसी, हम जब बहुत ईजी वे में इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़िए, और बहुत अच्छे से पढ़ने के साथ में आप इनको याद भी कीजिए। जितना आपको ये याद होता जाएगा
उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। जितना आप इनको याद कर सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो वेस्टर्न घाट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आपको बता दी हैं। देखिए इसमें कुछ पासेस हैं, यहाँ पर कुछ दर्रे हैं और ये दर्रे आपको बहुत परेशान करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, ये हमारा महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाते हैं एक थाल घाट, एक आपके पास भोर घाट। यहाँ आपको दो पासेस देखने को मिलेंगे। एक देखने को मिल जाता है सर थाल घाट दर्रा, थाल घाट, और एक आपको देखने को मिलेगा भोर घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा। आप जैसे ही नीचे की तरफ आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा एक पालकोट, एक आपको देखने को मिल जाएगा पाल घाट दर्रा, पाल घाट, और एक नीचे की तरफ आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा सैनकोटा दर्रा। ये जो वेस्टर्न घाट है, इस वेस्टर्न घाट में ये कुछ पासेस हैं। एक थाल घाट आपको देखने को मिलेगा, एक भोर घाट आपको देखने को मिलेगा। तो जो थाल घाट और भोर घाट है, थाल घाट और भोर घाट, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाते हैं। जो महाराष्ट्र वाला रीजन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एक बार मैं दिखा देता हूँ, मैं मैप के थ्रू आपको सारे के सारे पासेस दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये पासेस है, ये पासेस हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पासेस बहुत हैं, यहाँ पर पासेस बहुत हैं, इससे आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। देखो भाई, ये वेस्टर्न घाट में सबसे ऊपर ये थाल घाट है, दिस इज योर थाल घाट पास, थाल घाट। ये मुंबई से नासिक के लिए रास्ता बना रहा है। ये आपको देखने को मिलेगा भोर घाट, भोर घाट, ये मुंबई और पुणे के बीच में रास्ता बनाता है। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है बेटा सहाद्री, देखो सहाद्री, सहाद्री। ठीक है, यहाँ से सहाद्री, इधर उत्तरी सहाद्री, ये ऊपर उत्तरी सहाद्री, और नीचे आपके पास दक्षिणी सहाद्री आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी हिल्स आपको देखने को मिलेगा, दिस इज योर नीलगिरी हिल्स। और इसमें ये पालकोट दर्रा है, इसमें पालघाट दर्रा है, ये कोयम्बटूर को कोची से कनेक्ट कर रहा है। देखो थालघाट दर्रा, आपसे कोई पूछ सकता है सर थालघाट दर्रा कहाँ है, तो आप बता देंगे थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। ये किस किस को रास्ता देता है, कहाँ से कहाँ तक? तो जो नासिक है, इस नासिक से, इस नासिक से अगर आपको मुंबई जाना है, अगर आपको मुंबई जाना है तो इनके बीच में रास्ता देता है। और यही जो रास्ता है ना, ये मुंबई, मुंबई और कोलकाता, मुंबई और कोलकाता के बीच में जो रास्ता जाता है वो इसी से जाता है। दूसरा आपको भोरघाट देखने को मिल रहा है, सेकंड आपको भोरघाट देखने को मिल रहा है। तो भोरघाट किस किस के बीच में है सर? तो ये है आपके पास मुंबई और पुणे के बीच में। यहाँ से मुंबई से चेन्नई के लिए, मुंबई से चेन्नई के लिए रास्ता जाता है या रेल मार्ग जाता है। पालघाट नीचे है सर, ये पालघाट केरल में है, जो कोयम्बटूर, ये कोयम्बटूर और कोची को कनेक्ट कर रहा है। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा एक सैनकोटा दर्रा, यहीं पर आपको सैनकोटा दर्रा भी देखने को मिल जाता है। ये सैनकोटा पास आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। देखिए ये अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी आपको यहाँ देखने को मिल रही है नीलगिरी पर्वतमाला में। इसकी लंबाई है, ऊंचाई है 2695 मीटर, 2695 मीटर। हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू है, हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू है, याद रखिएगा। ये कार्डिमम हिल्स है, इलायची की पहाड़ी केरल में, और पलानी की पहाड़ी आपके पास तमिलनाडु में है। ये कई बार पूछा जाता है कि पलानी की हिल्स कहाँ पर है, कार्डिमम हिल्स कहाँ पर है। पलानी की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी। एक बार और अगर अपन इसको जूम करके देखते हैं, थोड़ा और जूम हो जाए, ठीक है, तो एक बार और जूम करते हैं। चलिए खैर इतना ही बहुत है। तो ये एक मैपिंग का आइडिया आपको हो रहा होगा, बच्चा पार्टी मैपिंग आप समझ रहे होंगे। देखो इधर आपको देखने को मिलेगा, यहीं पे आपको कालसूबाई, इधर ही आपको हरिश्चंद्र, यहीं आपको महाबलेश्वर, ये आपके पास नासिक। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास कुद्रेमुख, पुष्पगिरी, ये पहाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। तो वेस्टर्न घाट से जो सवाल बनते हैं दर्रे वाले, प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा कि भोरघाट कहाँ है, नासिक से मुंबई। सॉरी, जो आपके पास थालघाट है ये नासिक से मुंबई, ये वाला थालघाट। और भोरघाट कहाँ है? मुंबई से पुणे के बीच में है, मुंबई से पुणे के बीच में है। ठीक है, आपके पास जो पालघाट है ये केरल में है, कोयम्बटूर और कोची को ऐड करता है। अनाईमुड़ी, ठीक है, यहीं पर आपको दोदा बेटा देखने को मिलेगा। दो तीन नाम है, हम इन पे एक बार चर्चा कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए एक और मैप आपको दिखाते हैं हम। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज योर मुंबई। ठीक है, ये मुंबई है, ये नासिक है, मुंबई नासिक। ये पुणे आपको देखने को मिलेगा, जैसे नासिक ऊपर, फिर मुंबई, फिर पुणे। यहाँ आपको त्र्यंबकेश्वर देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा बेटा? त्र्यंबकेश्वर आपको देखने को मिल जाता है। यहीं से आपको गोदावरी नदी का उद्गम देखने को मिलेगा। ये कोल्हापुर महाराष्ट्र है, कोल्हापुर महाराष्ट्र आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है भाई, चलिए देखिए ये लातूर वाला जगह है, लातूर, लातूर
ये ऐसी जगह है जहाँ पर भूकंप आपके पास आया था, है ना, भूकंप आया था। ये कुद्रेमुख, ये कुद्रेमुख कर्नाटका में, ये दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखो समझो, ये नीलगिरी है, नीलगिरी ऊपर, फिर अन्नामलाई, अन्नामलाई, और फिर आपको देखने को मिलेगा अगस्ता मलाई, अगस्ता मलाई। ये पेरियार, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पेरियार रिवर है, आप समझ रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझना है कि नीलगिरी है, अन्नामलाई, अन्नामलाई में आपको देखने को मिल जाता है अनाईमुडी, है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है अनाईमुडी, जो 2697 मीटर ऊंची है, जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है। यहाँ आपको नीलगिरी में देखने को मिल जाता है दोदा बेट्टा, यहाँ पर दोदा बेट्टा देखने को मिल जाता है, जिसकी ऊंचाई आपको 26-35 मीटर के आसपास देखने को मिल जाती है। तो ये सब, यही तो मैपिंग है दोस्त, ये क्या है, ये मैपिंग है, आप इसको अच्छे से याद रखिए। हम आपको एक और इमेज यहाँ पे दिखाते हैं, एक और इमेज हमने यहाँ पर ली हुई है आपके लिए। देखो ये पूरा हिल्स वाला, ये पूरा वेस्टर्न घाट है, देखिए ये दिस इज योर वेस्टर्न घाट, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये नीलगिरी, ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिल रही, दिस इज योर ईस्टर्न घाट, है ना, ये आपके पास क्या है, ईस्टर्न घाट है, ठीक है। चलो आप इसमें समझ पा रहे होंगे। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि लोकेशन बता दीजिए सर, लोकेशन। तो देखो सबसे पहले ये है सतमाला हिल्स, सबसे पहले सतमाला, ठीक है, सतमाला। सतमाला के बाद आपको देखने को मिल रहा है ये हरिश्चंद्र, दिस इज योर हरिश्चंद्र। ये फिर महादेव हिल्स, महादेव। ये नीलगिरी, देखो सबसे ऊपर नीलगिरी, सबसे ऊपर आपके पास क्या है सर, नीलगिरी है, नीलगिरी। नीलगिरी के ऊपर फिर आपको नीचे अन्नामलाई, और फिर आपके पास कार्डेमम की पहाड़ी देखने को मिलेंगी। ये ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट पे हम लोग बाद में चलेंगे, आप पहले वेस्टर्न घाट को देख लीजिए। जैसे ये गोवा वाला रीजन है ना, गोवा वाला, यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है बेटा आपके पास क्या, ये आपको देखने को मिल जाता है सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, ये लाइन आपको जो देखने को मिल रही। तो वेस्टर्न घाट है सर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क सब कुछ देखने को मिलेगा, बायोडाइवर्सिटी में ये रिच है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, ऐसा आप इसको बनाते हैं तो ये कलर तो विजिबल नहीं है सर, आपने क्या बना दिया, ठीक है भाई, साफ कर देते हैं। देखो आप इसको जब बनाते हैं बच्चा, तो कुछ बातें याद रखिएगा कि आप जैसे ही इधर आएंगे, इधर पर उत्तर से नॉर्थ टू साउथ, तो काफ़ी सारी चीज़ इसमें बदल जाती हैं। क्या बदल जाता है, देखो सबसे पहले विड्थ, चौड़ाई, चौड़ाई कम होती है, याद रखिएगा। हाइट, ऊंचाई, ऊंचाई आपके पास बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है। यहाँ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, ये भी आपके पास बढ़ जाती है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बढ़ती है। यहाँ आपके पास जो रेनफॉल है, ये रेनफॉल आपके पास बढ़ जाता है, वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इधर ज़्यादा है, इधर कम है, यहाँ व्यापारिक खेती होती है। इस वाले पूरे रीजन में आपको कमर्शियल फार्मिंग देखने को मिलेगी, व्यापारिक कृषि आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें मसाले, रबर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो वेस्टर्न घाट लगभग आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत होगी, है ना, सारे बच्चों को यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं ईस्टर्न घाट की। ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। देखो भाई, अगर हम लोग पूर्वी घाट की बात करेंगे तो ये अपना प्यारा सा भारत है, और इस प्यारे से भारत को इस तरीके से हम बनाते हैं, और ये वाला जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है ये पूर्वी घाट है। इधर जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज योर ईस्टर्न घाट, यहाँ पर आपको नीलगिरी पर्वतमाला देखने को मिलेगा। तो आप लोग बता सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर जो महानदी बहती है, इस महानदी से लेकर ये नीलगिरी तक देखने को मिल जाता है पूर्वी घाट। इसकी जो लंबाई है, लंबाई, ये लंबाई आपको देखने को मिल जाती है 1300 किलोमीटर। इसकी जो हाइट है, एवरेज हाइट 600 मीटर देखने को मिल जाती है, और ये बना है सबमर्ज, ठीक है, ये सबमर्ज है, सबमर्ज लैंड है, इसका निमज्जन हुआ है, निमज्जन के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, और ये बहुत आपके पास कटा फिटा है, ठीक है। आपसे कोई पूछ सकता है कि कटा फिटा है, इसका स्लोप बहुत कम है, इसका ढाल बहुत मंद है, और मंद ढाल होने के कारण नदियों ने इसको बहुत ज़्यादा काट दिया है, ये कटा फिटा है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो बायोडाइवर्सिटी भी बहुत कम है, क्योंकि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, शुष्क फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगी। यहाँ पर ड्राई फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि रेनफॉल आपके पास काफ़ी कम होता है। तो
पूर्वी घाट बेटा कहाँ से है? महानदी, मतलब जो उड़ीसा है, इस उड़ीसा से लेकर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये नीलगिरी तक देखने को मिल जाता है आपका पूर्वी घाट, याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए। तो लंबाई आपने यहाँ पर देख ली है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है, ये बहुत पूछा जाता है। हाईएस्ट पीक देखो, वैसे तो जरगा पहाड़ी होना चाहिए, जरगा पहाड़ी, और ये कहाँ है सर? ये आपको देखने को मिलती है, सॉरी जंगा पहाड़ी, जरगा नहीं, जंगा पहाड़ी। ठीक है, जैसे विशाखापट्टनम, जो विशाखापट्टनम है, इस विशाखापट्टनम पीक के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो पूर्वी घाट है, इस पूर्वी घाट में जंगा पहाड़ी जो आजकल नया आपके पास चलने लगा है, ये हाईएस्ट पीक के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसमें कुछ हिल्स हैं, इन हिल्स के नाम आप सबसे पूछ जाते हैं, आप बस इन हिल्स को याद कर लीजिए, ये आपने याद कर लिया आपका काम हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले उड़ीसा हिल्स, इसमें आप जैसे ही आएंगे तो सबसे पहले आपको उड़ीसा हिल देखने को मिलेगा, फिर ये गरजाहट हिल्स देखने को मिलेगा, फिर ये नयनगढ़, और ये नॉर्दर्न सरकार देखने को मिलेगा, ये नल्ला मल्ला हिल्स। अब देखो आंध्र प्रदेश में सबसे ऊपर आती है नल्ला मल्ला हिल्स, फिर आती है बेनाकोंडा, फिर आती है पालकोंडा, और फिर नागरी हिल्स। समझिए, ये आंध्र प्रदेश वाला पूरा रीजन है, इसमें नल्ला मल्ला, पूर्वी घाट को नल्ला मल्ला के नाम से जानते हैं आंध्र प्रदेश में। बेनुकोंडा हिल्स पूर्वी घाट का हिस्सा है, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। अब समझिए, जो तमिलनाडु है, इसमें सबसे पहले आती है जवाड़ी हिल्स, फिर आती है सेब्रो हिल्स, फिर आती है पंचमलाई, फिर आती है सिरुमलाई, फिर पलानी हिल्स, और फिर बरसुनाडु। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्ला, बिरनुकोंडा, पालकोंडा और नागरी हिल्स, ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में। जवादी, सेबरोय और पंचमलाई, ये तीन याद रख लीजिए, जवादी, सेबरोय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पलानी हिल्स और बरसुनाडु, ये तमिलनाडु में है। किसके? पूर्वी घाट के नाम। देखो, सबसे दक्षिण में कार्डेमम हिल्स है, कार्डेमम हिल्स, यहीं पर आपको ऊटकमंड ऊटी भी देखने को मिलेगा। जो ऊटकमंड ऊटी है वो आपको इसी वाले रीजन में यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ध्यान रखिएगा। तो पूर्वी घाट और आपके पास जो पश्चिमी घाट है, इनसे रिलेटेड जितने पॉसिबल फैक्ट हैं, ये सारे पॉसिबल फैक्ट हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, और ऐसी मुझे उम्मीद है कि ये सारी कहानी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, और बिना किसी परेशानी के, है ना, बिना किसी परेशानी के आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए बच्चा पार्टी, हम जो पेनिनसुला प्लेड्यू है इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, और मेरी जो पूरी कोशिश है वो यही है कि मैं इसको आपको बहुत बारीकी से समझा दूं, क्योंकि आप सारे के सारे बच्चे बहुत यहाँ पर परेशान होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। पर्वत श्रृंखला मैंने आपको बता दी है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बता दी हैं। अब आप एक दो चीज़ें और बस देख लीजिए जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देखो भाई, सबसे पहले आपसे कोई पूछ सकता है सर, देखो तीन चीज़ें इससे रिलेटेड, दो तीन चीज़ें और आपके पास आती हैं। एक मैप बनाते हैं, इस मैप पे आप समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ हमारा जो कन्फ्यूजन है सर वो क्या है? एक तो कन्फ्यूजन है नीलगिरी, ठीक है, एक आपके पास जो कन्फ्यूजन है वो है नीलगिरी, नीलगिरी, ठीक है। और फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दूधा बेटा, ठीक है, दूधा बेटा। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अन्ना मलाई, अन्ना मलाई, और अन्ना मलाई में आपके पास है, ठीक है, दूधा बेटा, और अन्ना मलाई में आपको देखने को मिलेगा अनाई मुडी, अनाई मुडी, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी पलानी हिल्स, पलानी हिल्स, और फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इलायची, कार्डेमम हिल्स, कार्डेमम हिल्स, और फिर आपको देखने को मिल जाता है अगस्ता मलाई, अगस्ता मलाई। तो आपसे कोई पूछ सकता है सबसे पहले कि सर नीलगिरी क्या है? नीलगिरी, नीलगिरी आपके पास एक माउंटेन है, नीलगिरी आपके पास एक माउंटेन है, एक पर्वत है। ये माउंटेन कहाँ पर है? ये माउंटेन आपको बेसिकली देखने को मिलेगा कि एक तरफ वेस्टर्न घाट, एक तरफ ईस्टर्न घाट। तो जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है, इसका जंक्शन है, इसका जंक्शन है। ये कैसे बना है? तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक ब्लॉक पर्वत है, यह एक ब्लॉक माउंटेन है,
एक ब्रह्मसोत पर्वत आपको देखने को मिल जाता है, ध्यान रखिएगा। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो आपके पास दोदा बेट्टा है। दोदा बेट्टा आपको देखने को मिल जाती है, दोदा बेट्टा, ठीक है, लगभग 2637 मीटर, 2637 मीटर दोदा बेट्टा। यहीं पे आपको कोडाई कनाल देखने को मिलेगा, इसमें कोडाई कनाल आपको देखने को मिल जाता है। यहीं पर आपको ऊटक मंड या ऊटी आपको देखने को मिल जाता है, ऊटी। ये अन्नामलाई की पहाड़ी है। अनाईमुड़ी जिसकी ऊंचाई है 2697 मीटर, ये हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, जो दक्षिण भारत है इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी। और कार्डेमम ये सबसे दक्षिणी विस्तार है, आप इसको इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, यही आपके पास इलायची की पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। तो कार्डेमम हिल्स, अनाईमुड़ी, दोदा बेट्टा, पलानी हिल्स, अगस्ता मलाई, ये सब कुछ आपके यहाँ पर क्लियर है। आप इसको आंध्र प्रदेश में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ सकता है कि वेयर इज नल्ला मल्ला की पहाड़ी, नल्ला मलाई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपसे कोई पूछ सकता है कि जो सेवरॉय हिल्स है, ये तो बहुत पूछी जाती हैं, सेवरॉय हिल्स, तो सेवरॉय हिल्स किस में है सर? तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नल्ला मल्ला की पहाड़ी कहाँ पर है आपके पास? आंध्र प्रदेश में। ये पूछी जाती है, नल्ला मल्ला, पूर्वी घाट, ठीक है, याद रखिएगा। विशाखापट्टनम चोटी है ना, विशाखापट्टनम चोटी, ये हाईएस्ट पीक है। ये सब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में कुछ बेसिक सी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की है। तो प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत हमने एक हिस्सा इसका पढ़ लिया है, माउंटेन रेंजेस आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस कर दी हैं, और एक ही लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसका एक दूसरा लेक्चर भी हम लेकर आएंगे। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे बात कर रहे हैं, सर आप रिवीजन क्लासेस कर दीजिए, सर आप ये क्लासेस कर दीजिए। बच्चे ये सारी क्लासेस आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। प्रीलिम्स में यार अगर इतना नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या है, इतना तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई। तो ये आपके प्री के एग्ज़ाम को टारगेट करके ही है, आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाए। इन क्लासेस को आप उतना ही प्यार दीजिए जितनी आपकी डिमांड है, क्योंकि हम भी आपसे ही मोटिवेट होते हैं। अगर एक लेक्चर में 150 व्यू देखने को मिलेंगे जो 2 घंटे का लेक्चर है, तो टीचर डीमोटिवेट होगा भाई। और सारी चीज़ जब इस लेवल पे जाके हम आपके लिए मेहनत कर रहे हो तब, तो आपसे एक निवेदन है कि कोशिश करें, लेक्चर्स को देखें, आपका प्यार और आपका सपोर्ट हमारे लिए बनाए रखें। फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए।